ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक. So Malik, again continuing with our revision sessions, basically right now once we have completed chapter 3, right now we are completing with respect to your chapter 4th, the next part. Okay, chapter 4th again focus on multiple elements. Chapter 4th we will be covering this particular concept in your two parts. One is 4a and one is 4b. 4a basically will be covering with respect to your e-commerce and m-commerce, and 4b will be about emerging technologies. Now whenever we are discussing about this chapter 4th, okay, the two things when it comes to into mind, e-commerce, m-commerce or emerging technologies, these both things are having multiple permutation combination. There are situations, okay, when the question comes only from 4a and not from 4b, and there are situations when the question come only from 4b and not from 4a. अब हमने यहाँ पर क्या करना है. द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मैं ये आपको बता सकता हूँ कि राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन दिस रिवीजन पॉइंट, ओके, और मैराथन पॉइंट, ओके, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 4th in very optimum time. I'm not telling very minimum time or something like that, because at the end of the day chapter 4th need to be focused on for certain elements. तो एक बार अपन देख लेते हैं और स्ट्रक्चर वाइज ध्यान में रख लेते हैं. Okay, right now when we are starting with the concept, that concept called actually an e-commerce or m-commerce. Now what is an e-commerce or m-commerce? E-commerce or m-commerce is basically doing business electronically. When we are discussing about e-commerce and m-commerce, okay, our traditional way of doing the business has been changed, or the perception of doing the business has been changed. So here let's start with the concept of 4a, where we have multiple combination or permutation combination with respect to how to deal with that particular point. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. सर ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जहां पर अपन ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे थे. ट्रेडिशनली मतलब विदाउट इंटरनेट. ई कॉमर्स क्या होता है? जहां पर हम लोग इंटरनेट से बिजनेस करते हैं. और जब मैं ई कॉमर्स बोलता हूं, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है. द बेसिक डिफरेंस अबाउट ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स इज, ई कॉमर्स में हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं या जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं वी आर नॉट यूजिंग ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन. ओके, एंड एम कॉमर्स जब बोला जाता है तो एम कॉमर्स में हम लोग कहीं ना कहीं मोबाइल एप्लीकेशन का यूसेज या उपयोग करते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट, ओके, यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स का डिफरेंस बिटवीन है. ओके, पहला बेसिक सवाल है, एकदम पांचट सवाल है. पांचट मतलब एकदम बकवास सवाल है, बट लेकिन ये सवाल अपने को समझने के लिए है. ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा नॉन इलेक्ट्रिक होगा. ओके, ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूसेज होगा. ट्रेडिशनल कॉमर्स में ओके प्रोसेसिंग जो होगा वो मैनुअल प्रोसेसिंग होगा. ओके, एंड ओके ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होगा. ट्रेडिशनल कॉमर्स कितना भी कर लो दुकान बंद करनी पड़ती है मालिक, इसलिए लिमिटेड टाइम होगा. लेकिन ई कॉमर्स में आपका 24/7 365 चलता रहेगा. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड्स इंस्पेक्टेड हो सकते हैं. कहां पर? ट्रेडिशनल कॉमर्स में. आप दुकान में जाओगे और पता करोगे गुड्स कैसे क्या है. ओके, ई कॉमर्स में ये सुविधा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ जगह अभी ई कॉमर्स की ये सुविधा आ चुकी है, जहां पर आपको जो ऑर्डर करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, उसके पहले आप जाके गुड्स इंस्पेक्ट कर सकते हो. उनके कुछ आउटलेट्स रहते हैं, वहां पर आउटलेट्स पे जाके आप वो चेक कर सकते हो. ओके, वो ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ और बेहतर बना सके. नॉट एवरीवेयर इट इज पॉसिबल, बट टू द एक्सटेंट मेट्रो सिटीज ये चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है. ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और इंटरेक्शन होता है. यहां पर फेस टू स्क्रीन इंटरेक्शन होता है मालिक. ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर रेस्ट्रिक्टेड अवर सेल्फ टू पर्टिकुलर एरिया, लेकिन ई कॉमर्स का वर्ल्ड वाइड रीच होके पॉसिबिलिटी इज वेरी इजी. ट्रेडिशनल कॉमर्स में ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली होता है. ट्रांजैक्शन जब मैं बोल रहा हूँ तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी आप गुड्स अभी लेके जा सकते हो. ट्रेडिशनल कॉमर्स मैनुअल में, लेकिन ई कॉमर्स में टेक्स ए टाइम. रीजन सिंपल है, आप ऑर्डर करने के बाद कुछ टाइम लगता है डिलीवरी आने के लिए. हाँ, अगर अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आपको इमीडिएटली या इंस्टेंटली मिल जाएंगे. अगर अपन ट्रेडिशनल कॉमर्स का कॉन्सेप्ट करें तो सॉफ्टवेयर अगर लेने भी गए तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन में भी अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना गया तो वो भी इंस्टेंटली मिल सकते हैं, लेकिन दैट आर सर्टेन थिंग्स. ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स में प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है, ई कॉमर्स में प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है. ये डिक्रीज और इंक्रीज रिलेटिवली है. रिलेटिवली किस कंटेक्स्ट से डिस्कस किया हुआ है? ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, सारे एलिमेंट लगते हैं. ई कॉमर्स में ये सारी चीजें निकल जाती है. शॉप जो जरूरत होती है ना, जहां पर आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है, वो ही निकल जाता है. यहाँ पर ओके वेब प्लेटफॉर्म होता है. ट्रेडिशनल कॉमर्स में ओके यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कोई भी इंफॉर्मेशन की. ओके, कोई आया उसके लिए इंफॉर्मेशन अलग, कोई आया दूसरा आया उसके लिए इंफॉर्मेशन अलग. ई कॉमर्स में आपको यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ये ध्यान रखना. सारी चीजें आपको यूनिफॉर्मली मिलेगी. ई कॉमर्स में, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है. ओके, ई कॉमर्स में भी ऑलमोस्ट ओके तरीके वैसे ही है. आज के डेट में बिकॉज ऑफ यूपीआई ओके ऑल टुगेदर द थिंग्स हैव चेंज एंड ड्रामेटिकली चेंज.
लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए आपको मार्केट प्लेस चाहिए, लेकिन ई कॉमर्स के लिए मार्केट स्पेस चाहिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्लेस एंड मार्केट स्पेस? मार्केट प्लेस मतलब जगह, ओके, रियल लाइफ में जगह। मार्केट स्पेस मतलब ऑन इंटरनेट अपने को जगह चाहिए। जैसे एग्जांपल, मुझे वेबसाइट चाहिए, तो वेबसाइट कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगी ना, कोई तो कोई डब्बे में स्टोर होगी ना। याद होगा आपको चैप्टर 3 मैंने जब कराया था, तो मैंने आपको बताया था एक डब्बा होता है, ओके, जिसको अपन पैर मारते हैं, ओके, घर पे है, यानी अगर फ्रस्ट्रेशन आया तो जिसके ऊपर अपन अपना गुस्सा उतारते हैं, दैट डब्बा इज नथिंग बट कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर। ओके, वही सर्वर जो सेंट्रलाइज वे में रखा जाता है, डेटा सेंटर में रखा जाता है, वो सर्वर के अंदर, ओके, अपने को स्पेस होना जरूरी है, तब जाके अपन ई कॉमर्स की बातें कर सकते हैं। ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए वो सर्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में जगह होना जरूरी है। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात है, ओके, टाइप्स ऑफ आइटम, साइज ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं बिजनेस मॉडल्स के लिए। लेकिन ई कॉमर्स के लिए, ओके, ये कहीं पर, ओके, ये मैटर ही नहीं करता। ओके, आप कैसा शॉप है, क्या है, क्या मैटर नहीं करता, आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपके कस्टमर कैसे है, उसके ऊपर है। एंड इसका बेसिक एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, B2B होता है, B2C होता है, C2B होता है, C2C होता है। ये एक तरह के कम्युनिकेशन मॉडल्स वर्क करते हैं, rather than, ओके, बिकॉज ऑफ शॉप एंड अदर थिंग्स काम हो। ओके, ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स में, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर वन वे मार्केटिंग होता है, ओके, ट्रेडिशनल कॉमर्स में, लेकिन ई कॉमर्स में 1-to-1 मार्केटिंग होता है। बेसिकली आपको एक इंडिविजुअल ऐड आती है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये तो कितना आसान हो गया। मैं आपको एक चीज सबसे बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, शायद अपन वो थोड़ी देर में जाने के बाद, ओके, चैप्टर 4B में जाएंगे तो अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये देखोगे, अगर आपने कुछ गूगल पे सर्च मारा, एग्जाम्पल, ओके, अभी आपने कुछ सर्च मार लिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ओके, आपने कार परचेस करनी है, और कार परचेस करने के लिए ईवी कार परचेस करनी है, और ईवी कार आपने गूगल सर्च मार लिया कि ईवी कार कौन सी है, उसका प्राइस क्या है, ओके, या यूट्यूब पे वीडियो सर्च मार लिया, ओके, आप देख लेना, आपको हमेशा इंस्टाग्राम लो, फेसबुक लो, ओके, यूट्यूब लो, कहीं पर भी लो, आपको सजेशन वो आने लगेगा। क्या नेक्स्ट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेक्स्ट लेवल किस तरह से वो इंगेजमेंट करता है। दैट इज वाई 1-to-1 मार्केटिंग चालू हो जाता है। 1-to-1, ओके, भाई आपने सजेशन किया, जो मार्केटर है उनको मालूम पड़ चुका है, और भाई ये बंदा सर्च मार रहा है, ईवी कार सर्च मार रहा है, लेट प्रमोट हिम, लेट फोकस ऑन हिम, एंड फोकस टारगेट कस्टमर मालूम पड़ जाता है, टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉड होने की चांसेस ट्रेडिशनल कॉमर्स में रिलेटिवली लेसर है, ई कॉमर्स में लूपहोल्स है फ्रॉड के लिए, और मेरे ख्याल से ये सबको मालूम है। आज के डेट में आपको हमेशा मिलेगा, आरबीआई बोलती है डोंट शेयर योर ओटीपी, 50 बार बोल चुकी होगी, लेकिन फिर भी पब्लिक ओटीपी शेयर करता है। आरबीआई बोलती है आपको कम्युनिकेट किससे करना है, लेकिन वो आप देख लीजिए, लेकिन आप फिशिंग में फंस जाते हो। फिशिंग मतलब क्या, ऑल टुगेदर ट्रैप में फंस जाते हो, और कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में। सर क्या ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स? अगर ऐसा सवाल आता है तो आपके लिए बोनस रहेगा, लेकिन आई डाउट, क्योंकि ये परमिनेशन कॉम्बिनेशन में, ओके, चैप्टर 4 में इतने सारे परमिनेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें से ये सवाल आना, तुम्हारी किस्मत होना बहुत जरूरी है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है आपको एमसीक्यू के कंटेक्स में आए, आपको एक कुछ पर्टिकुलर परमिनेशन कॉम्बिनेशन दिया जाए और बोला जाए भाई ये ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स के कंटेक्स में आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एंड अकॉर्डिंगली वो लोग परमिशन कॉम्बिनेशन दे सके। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर बेसिक आंसर है, बेसिक आंसर आपको ध्यान होना चाहिए। ये होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे ख्याल से आज के डेट में अगर अपन बात करें रियल लाइफ की बात करें, ऑलमोस्ट सारे जन, एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन में डिस्क्रिप्शन फ्लो में एकदम आराम से आ जाता है। डिस्क्रिप्शन फ्लो मतलब क्या, ओके, हाउ इट वर्क। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, ये आता है कि कस्टमर लॉगिन दिया जाता है आपको। When I discuss about customer login, यानी एग्जांपल आपका यूजर आईडी पासवर्ड कुछ होगा जिसकी वजह से आप कोई ऐप में लॉगिन करोगे या आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, ओके, उसके बाद आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे। हाँ भाई, ओके, यानी एकदम सिंपल है यार, ये आपका कैसा वर्क फ्लो है, यानी आप रियल लाइफ में कैसे ऑर्डर करते हो। तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद ऑल टुगेदर क्या करते हो, ओके, वहां पर प्लेस करते हो ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करना मतलब अगर आपको समझ में आ गया होगा, ऐड टू कार्ट करना। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप उसको चेकआउट करते हो, चेकआउट करने के बाद पेमेंट गेटवे की तरफ जाता है। पेमेंट गेटवे मतलब जहां पर आप पेमेंट करते हो, उसके बाद आगे का पॉइंट, जैसे ही पेमेंट हो गया उसके बाद डिस्पैच एंड शिपिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, ओके, जो बैकएंड से चालू होता है। एंड उसके बाद डिलीवरी ट्रैकिंग ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिससे आप देख सकते हो कि आपको डिलीवरी हुआ ही नहीं। खाली एडिशनल चीज है, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश का रिकंसिलेशन होना बहुत जरूरी है, ओके, उस सामने वाले पार्टी के पास, अपने सामने वाले सप्लायर के पास। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम। ये मई 18 में आया था, उसके बाद ये सवाल अभी तक दिखा नहीं है एग्जामिनेशन में। मई 18 में जब पहली बार ईआईएस आया था सिलेबस में, लाइफ में, ओके, जिंदगी में, इंटरमीडिएट के जिंदगी में जब पहली बार ये सिलेबस आया था, तब ये सवाल पूछा गया था। नेवरदलेस ये सवाल बहुत आसान था, ये सवाल बहुत आराम से ध्यान रहता है, लेकिन टू द एक्सटेंट बस सीक्वेंस मैनेज करिए और आंसर को याद रखिए। वापस आने की संभावना हो ना हो, वॉट एवर इट इज ए बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर टू बी रिमेंबर्ड। ओके, एक चीज और इसमें बता दूं, जब
जब अपन मई 18 मतलब 2018 2019 की बात करें, उस टाइम पे ना एमसीक्यू के ऑप्शंस थे नहीं अपने सिलेबस में, ओके, इंस्टीट्यूट के सिलेबस में। तो एमसीक्यू के ऑप्शन जब नहीं थे तो ऑल टुगेदर 50 मार्क्स का थियरी पेपर होता था। तो ऑल टुगेदर कौन सी भी थियरी का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जब से ऑल टुगेदर एमसीक्यू ऑप्शन आ गया तो अभी थियरी का ऑप्शन इज ओनली 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स के लिए मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चन उठाने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन उठाना बहुत जरूरी है। बिकॉज टेक्निकली इतना बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर में से और वो मतलब अगर थियरी पूछनी है 35 मार्क्स कैनॉट बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम वन चैप्टर ना मालिक। 35 मार्क्स दे नीड टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का इसका मतलब ये नहीं है कि पांचों चैप्टर में 6-6 मार्क का पूछेंगे। ऐसा हो सकता है कोई चैप्टर 10 मार्क का है, कोई चैप्टर 4 मार्क का है, इट मे बी ए परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट टू द एक्सटेंट यार 8 मार्क यानी 2 क्वेश्चन पूछेंगे यार। अब 2 क्वेश्चन इतने बड़े चैप्टर में, ओके बॉस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन टू द एक्सटेंट ठीक है, बट नेवरदलेस ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले वाले सिनारे में। इसके बाद आता है अपना तोड़ क्वेश्चन, ओके, जो आपने ध्यान रखना चाहिए, बेनिफिट्स। ये एलडीआर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। एलडीआर लास्ट डे रिवीजन मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डे रिवीजन मतलब ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है सर, ओके, ये पॉइंट याद रखना, संभावना हो सकती है, ये आएगा ही ऐसा गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन संभावना क्या हो सकती है, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस है। अब पॉइंट ये समझना है, यहां पर इन लोग ने 3 चीजों में डिवाइड किया है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको और मुझे बेनिफिट क्या होता है। दूसरा पॉइंट, ओके, ये लोग बोलते हैं सेलर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, बेचने वाले लोग, उनको बेनिफिट होता है, क्या होता है। और तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले आप और मेरी बात करते हैं, और याद रखना ये तीनों बेनिफिट कभी भी एग्जामिनेशन में कभी भी पूरे एक साथ में लिखने को नहीं आएंगे मालिक। ऐसा नहीं होगा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स बता दीजिए, ओके, तीनों का ये सारे पॉइंट्स लिखने को नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, ओके, एग्जाम्पल आपको बताया जा सकता है, आप ई कॉमर्स के कस्टमर हो, आप घर पे बैठे ऑर्डर कर सकते हो, ओके, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ ई कॉमर्स का। ओके, आप बताइए, ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस आपके लिए। तो आपको ये समझना होगा, इसमें से जो भी आपको आंसर लिखना है वो आपको पहला वाला आंसर लिखना है, बेनिफिट्स टू कस्टमर। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ओके, तो आपने ये सारे गुड्स बनाए हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है, उसके बाद अभी बेचने के लिए शॉप की जगह आप चाहते हो कि इंटरनेट पे ये गुड्स बेचे, और आपने ये इंटरनेट पे गुड्स बेचने का सोचा है, ओके, तो आपको क्या लगता है इसके फायदे क्या है। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा बेनिफिट टू बिजनेस और सेलर्स। एंड तीसरा पॉइंट आपको बताया जाएगा ई बिजनेस होने की वजह से गवर्नमेंट बहुत फायदे में रहा है, ओके, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। तो वैसे बेनिफिट टू गवर्नमेंट खाली 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो आया है, तो दो पॉइंट्स है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से लॉजिकली सबको समझा होगा, तीनों पॉइंट अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेनिफिट टू कस्टमर और इंडिविजुअल और यूजर क्या होगा। व्हेन आई से बेनिफिट टू कस्टमर इंडिविजुअल यूजर मतलब आप और मैं, हम लोग को बेनिफिट क्या हो गया। तो सबसे पहले एनी टाइम एक्सेस, आई डू थिंक ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। लेकिन डोंट यू थिंक यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। एनी टाइम एक्सेस की वजह से है ना, अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर हो गया हमारे में, क्या साला शॉपिंग करना ज्यादा हो गया। ओके, जो जरूरत नहीं है उसको भी ऑर्डर कर लेते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइम ओके अपन ऐसी चीजें ऑर्डर कर लेते हैं जो जरूरत ही नहीं है। और जोमेटो और स्विगी ने तो अपनी लाइफ वैसे ही बर्बाद कर दी है। ओके, आई डू थिंक एवरीबॉडी विल बी एग्रीइंग विद दिस पार्ट। ओके, मेरे ख्याल से लोग बैठे हुए हैं ना भाई, है कि नहीं है लोग। हाँ, मतलब खाली मेरे को इतना एक छोटा सा कभी कभी बता दिया करो, बिकॉज मेरा रिस्पॉन्स पॉइंट उसी के कंटेक्स्ट में आता है। तो ऑल टुगेदर ओके, ऑल टुगेदर ये कॉन्टेक्स्ट ये आ जाता है। तो भाई यार एनी टाइम एक्सेस एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक इट इज अ बिग डिसएडवांटेज फॉर एवरीवन एज सच आल्सो। ओके, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब चीजें चाहिए थी तब अपन खरीदते थे रे। आज के डेट में अपन बिना कुछ किए, अभी यार घर में कुछ बोर हो गया, चल कुछ नहीं बैठे और बोर हो रहा है, ओके चलो जोमेटो करते हैं, चलो स्विगी करते हैं। ओके, दैट्स मेक्स ए बिग ब्लंडर, बट टू द एक्सटेंट ठीक है। ओके, उसकी वजह से साला कॉस्ट तो ठीक है, स्विगी का फायदा हो रहा है सर, जोमेटो का फायदा हो रहा है, अपने को मालूम है एक ऐसा गरीब कंपनी, अपने को मदद करना बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम खाली स्विगी और जोमेटो का फायदा नहीं कर रहे, अपन डॉक्टर लोग का भी फायदा कर रहे हैं ना भाई। लेकिन ये विजन है अपना, अपन को सबका फायदा करना है। अपन थोड़ा ना अपना फायदा देखेंगे यार, वी नीड टू टेक केयर फॉर एवरीवन ना, अपन पूरी दुनिया का फायदा करेंगे भाई। ओके, और ये चीज अपन यही है। पर एनी टाइम एक्सेस पहला पॉइंट। दूसरा सिनेरियो टाइम सेविंग। यस मैन, आपको कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे सारी चीजें हो सकती है मालिक। तो टाइम सेविंग, ओके, अपना लिए टाइम बच जाता है। तीसरा कन्वीनियंस, यही तो सबसे बड़ी बात है। ओके, कन्वीनियंस के नाम पे वो अपनी बैंड बजा रहा है, लेकिन ध्यान रखना एडवांटेज यही है। ओके, बेनिफिट टू कस्टमर। ओके, सबसे पहला एनी टाइम एक्सेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट टाइम बच रहा है तेरा। तीसरा तेरे कन्वीनियंस के हिसाब से काम हो रहा है। चौथा सिनारियो कन्वीनियंस खाली उस टाइम पे मिल रहा है, बाकी आगे तो पॉइंट क्या है। चौथा सिनारियो कूपन एंड डील मिलते हैं। ओके, अभी अचानक बैठे बैठे है जोमेटो का कूपन आ गया। ओके भाई, आज ऑर्डर करो 100 रुपया ऑफ। अबे 100 रुपया ऑफ के चक्कर में साला 1000 रुपया डाल दिया तुमने, 2000 रुपया डाल दिए। लेकिन नेवरदलेस कूपन एंड डील्स आपको मिल जाते हैं। बट ये चीज अगर डेफिनेटली अगर कुछ शॉप करना है, रियलिस्टिक में बात कर रहा हूं, अगर नीड है तो कूपन एंड डील्स की वजह से अपने को फायदा बहुत होता है।
ओके उसकी वजह से और एक कॉन्सेप्ट है, आप जब भी कुछ शॉपिंग करते हो रिव्यू मिल जाते हैं। अब अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो रिव्यू ढूंढने के लिए अपने को कहीं पर जाना पड़ता था या किससे मिलना पड़ता था, तब जाके रिव्यू मिलता था। यहाँ पर ऑनलाइन में आपको सारे रिव्यू मिल जाते हैं। ओके रिव्यू, मॉडरेट वाले रिव्यू मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक्सट्रीम रिव्यू होंगे ना। एक्सट्रीम मतलब क्या, बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब वाला रिव्यू, वो तो 100% मिलेगा मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर कभी पब्लिक कब रिव्यू करता है, जब एक्सट्रीम एकदम एक्सट्रीम हो तो रिव्यू करता ही करता है। ओके और ये स्टडी मैनेजमेंट में आपने पढ़ा भी होगा। एसएम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप करना होता है तो आपको रिव्यूज देखना चाहिए जो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं कंपनी के। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, वेरियस ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पेमेंट के ऑप्शंस है। ओके खाली वेबसाइट के भी ऑप्शन थोड़ना है आपको, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है खाली अमेजॉन थोड़ना अवेलेबल है, अमेजॉन के अलावा फ्लिपकार्ट अवेलेबल है या दूसरी चीजें Myntra अवेलेबल है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये 6 पॉइंट है, अगर आया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक हेड पॉइंट है, वन लाइनर, अगर इसका मसाला भी देखे ना मालिक, कोई बहुत बड़ा नहीं है, एकदम आराम से मसाला दिमाग में बैठ जाता। तो मालिक 6 पॉइंट पक्का क्लियर है मालिक, 6 पॉइंट दिमाग में बैठ गया मालिक। एनी टाइम एक्सेस हो गया, टाइम सेविंग हो गया, कन्वीनियंस हो गया, ये पहले 3 चीजें याद रखिए। उसके बाद आपको मिलते हैं कूपन एंड डील्स, उसके अलावा मिलते हैं रिव्यूज, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ता है, दैट इज वेरी बेसिक ऑप्शन, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ यू, दीज आर द 6 बेनिफिट्स। ये कब लिखोगे, और वापस मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस पूरा आएगा क्या मालिक, आंसर इज नो। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस पूरा नहीं आएगा। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस में 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला पार्ट अपने खत्म किया। दूसरा पार्ट, सर व्हाट इफ अगर आप मैन्युफैक्चरर या सेलर हो, मैन्युफैक्चरर या सेलर मतलब ओके जो बेचने वाला है ई कॉमर्स में, अदर साइड ऑफ द ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस में अगर अदर साइड है तो सबसे पहला पॉइंट आपका कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है। डोंट यू एग्री, कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है, आंसर इज यस। रीजन सिंपल है, जो कस्टमर मेरे को ऑर्डर कभी करने नहीं वाला था, ओके वो आज मेरे को ऑर्डर कर सकता है, इंक्रीज कस्टमर बेस। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन कॉस्ट। ओके मैंने अभी आपको बता दिया, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको शॉप वगैरह चाहिए, ओके यहां पर वो चीजें निकल जाती है। ओके तो भाई रिडक्शन इन कॉस्ट हुआ। तीसरा पॉइंट, ओके जैसे ऑर्डर किया उसके बाद सारी चीजें फटाफट काम होती है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होता है, व्हेन आई से इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, अगर बात करें सॉफ्टवेयर परचेस करना है आपको, अगर कुछ सॉफ्टवेयर परचेस करना है, डोंट यू थिंक इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आंसर इज यस। आप पेमेंट करो सॉफ्टवेयर आ जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे मिलता है आपको, आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके अभी अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए रहता तो मेरे लैपटॉप में डालना रहता, मैं क्या करता था, शॉप में जाता था, ओके वो करता था, टाइम लगता था। इधर क्या किया, अरे गया ऑनलाइन पेइंग किया, डाउनलोड कर दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, ओके इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज, ओके बहुत सारी चीजों में टाइम डिलेज जो होते थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं मालिक। ओके इसके रीजन सिंपल है, स्ट्रीमलाइन हो चुके प्रोसेस। अगर आप इन ईएस की बात करें तो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना भी तो अपना एक मेन मोटिव है, एंड दैट स्ट्रीमलाइन होने के बाद चीजें है कि टाइम बचता है मालिक। उसके अलावा इजी एंट्री इनटू न्यू मार्केट, जो मार्केट में अपन सोच ही नहीं सकते थे वो मार्केट में भी अपन एंटर कर चुके हैं। ओके अमेजॉन या कोई भी सप्लायर्स, ओके जो मार्केट में पहुंच रहे हैं जहां पर वो एक्सेस नहीं है। मैं बॉस एकदम सिंपल सा पॉइंट है, और एक इसका मैं बेसिक एग्जांपल बता सकता हूं। मैं वैसे बहुत मैंने बताया भी है, मैंने चैप्टर 3 के टाइम पे बताया था, आई एम नॉट इन्वेस्टमेंट पर्सन, आई एम ए पर्सन हु इज लिविंग हिज ओन लाइफ मालिक। ओके यानी अपने को अपनी जिंदगी जीने में तोड़ मजा आता है। तो भाई मैं बहुत तोड़ शॉपिंग करता हूँ। ओके बट तोड़ शॉपिंग में एकदम तोड़ मतलब एकदम तोड़, ओके आई एम इनटू नीश, ऐसा जनरलाइज शॉपिंग बहुत नहीं करता, लेकिन नीश वाले पॉइंट। तो आई मेनली ऑर्डर नाइके वाले शूज, नाइके वाले शूज जो इंडिया में मिल ही नहीं सकते। ओके वो शूज अभी जो इंडिया में मेरे को शॉप में जाके मिलते हैं, वो शूज ऑर्डर करने में, ऑनलाइन ऑर्डर करने में फायदा क्या होता है। ओके तो ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले शूज मेरे को एक्सेस चाहिए रहते हैं, बिकॉज उधर हाँ ये कंपनी का कॉन्सेप्ट ही है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग फॉर्मेट के शूज भेजने के। अब मेरे को वो शूज चाहिए रहते हैं। ऑनलाइन नाइके डज डू दिस थिंग पॉइंट। अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक ऑनलाइन नाइके ने जो चालू किया और ऑनलाइन नाइके की वजह से ये पॉइंट हुआ, डोंट यू थिंक ओके उनका इजी एंट्री टू न्यू मार्केट्स हो गया, आंसर इज यस। पहले वो लोग खाली एक ही पर्टिकुलर शूज का पैटर्न बेच सकते थे। सर क्या वो सब जगह बेच सकते हैं? देखो मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट है, क्या उनका प्लान है क्या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है कि उनको दूसरे मार्केट में ईजी एक्सेस मिल गया। अभी ऐसा हो सकता है कोई कंट्री ओके ऐसा हो जहां पर आउटलेट नाइके का आउटलेट डालने के लिए कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, लोकल इश्यूज आ रहे होंगे, लोकल पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे होंगे, लेकिन डोंट यू थिंक ऑनलाइन की वजह से ये सारी चीजें निकल जाएगी, आंसर इज यस। तो अगर मुझे कोई पर कोई पॉलिटिकल इशू आ रहे हो, वहां पर मैं शॉप नहीं खोल पा रहा हूं, तो मेरे लिए ऑप्शन है ना भाई, ऑनलाइन की वजह से मैं उस मार्केट में एक्सेस कर पाऊंगा। एंड इसी के साथ में यही कॉन्सेप्ट होता है क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट। Okay, so easy entry to new markets and creation of new market is possible only because of e-commerce and ensuring quality will always sustain। लेकिन याद रखना डिसएडवांटेज भी है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, यानी आपने मोबाइल मंगाया साबुन आया, ऐसा भी तो सिनेरियो होता है। ओके क्वालिटी धज्जियां उड़ सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये बहुत पहले होता था, अभी के इसमें ई कॉमर्स बहुत मैच्योर्ड लेवल पे आ चुका है। ओके आई एम नॉट टेलिंग एकदम अटमोस्ट मैच्योरिटी, अभी फ्रॉड नहीं होता ऐसा नहीं, अभी ट्रांजैक्शन फ्रॉड होते हैं रेदर देन प्रोडक्ट फ्रॉड।
प्रोडक्ट फ्रॉड के चांसेस है, लेकिन वो कम हो चुके हैं रिलेटिवली। बट ये 8 पॉइंट है जो सेलर को या बिजनेस को या मैन्युफैक्चरर को फायदे करेंगे मालिक। ओके, ये 8 पॉइंट भी आपको सवाल आ सकता है, इजी आंसर है। और इसके साथ और एक आता है, क्या गवर्नमेंट का फायदा हुआ है? आंसर इज यस। दो चीज हो गई है। सबसे पहला पॉइंट, ओके, करप्शन से फाइट करने का मौका मिल गया। सर क्यों? ई कॉमर्स में मैक्सिमम ओके ट्रांजेक्शन कैसे हो गए? ऑनलाइन हो गए। अब जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए तो आपको सारा कोरा चिट्टा तो पेपर में दिखाना ही पड़ेगा मालिक। ओके, एंड दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है। सर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का फायदा क्या होता है? ओके, जो नोट्स प्रिंट करने होते हैं, ओके, उसकी वजह से जो ये डैमेज होता है एनवायरमेंट पे, वो डैमेज नहीं होगा। तो भाई यार लॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का फायदा बहुत तोड़ हो रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ 2 फायदे हैं, लेकिन लॉजिकली ये 3 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कशन पे पॉइंट में आते हैं। मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन क्लियर है मालिक। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस, याद रखियो, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस। ओके, अब आगे नेक्स्ट सवाल आता है। मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट क्लियर है सब लोग। ओके, और तीनों का तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यस मालिक, यस। कोई सवाल आया पू? अच्छा, हैंड रेस था पू मैडम का। उनको, मैडम आप सो नहीं गए ना? आप हो ना मैडम? ओके, ठीक है मैडम, हाथ रेस की है पर कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो भारत माता की जय। मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है भाई। ओके, अबे नींद में नहीं चले गए ना सालो? नींद में चले गए क्या? अबे हो ना इधर। एक मैडम है, ठीक है। सर वेयर टू इन्वेस्ट माई 50,000? ओके, यू कैन गिव इट टू मी बेटा। एक शिवम का क्वेश्चन आया, वेयर टू इन्वेस्ट माई 50,000? यू कैन गिव इट टू मी, आई कैन, मतलब आई कैन टेक केयर ऑफ योर 50,000 आराम से। ओके, और आपको जब चाहिए रहेंगे तो आप मेरे को बता देना। ओके, आपको मिल जाएगा। जस्ट गिव इट टू मी, दैट्स इट, योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, डोंट वरी। कितना रिटर्न दोगे भाई? तेरे को रिटर्न की क्या चिंता करनी है? ओके, तेरा फ्यूचर सेट है, तेरा फ्यूचर सेट है। ओके, ये रिटर्न ऐसा रिटर्न है जो आपके भविष्य निर्भर करेगा। ओके, आपको क्या चाहिए 50,000? आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको नहीं चाहिए रहते, आप ये फ्यूचर के लिए देखते हो ना। टेंशन मत लो, आप पैसे मेरे को दे दो। ओके, तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, बस ये मैं आपको बोल रहा हूँ। फ्यूचर कैसे सिक्योर्ड है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट एकदम हिडन इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये अपन बोल नहीं सकते अपन सब जगह। तोड़ मैन इधर ई कॉमर्स समझ जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। 50,000 है तो सीए क्यों कर रहा है भाई? हाँ, छोड़ दे भाई, हमें जिंदगी जी भाई, उड़ा पहले पैसे, जब दिन पैसे खत्म हो जाए जब जाके पढ़ने को आ भाई। ऐसे नहीं करने चाहिए, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। ओके, आदमी के पास अगर है ना, मेरे को काय के लिए जी ना जिंदगी, बट नेवरदलेस, ठीक है, जोक्स अपार्ट। ओके, तो कमिंग ऑन द कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट पॉइंट, ओके, बेनिफिट्स अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, सर क्या इस ई बिजनेस के डिसएडवांटेजेस है? आंसर इज यस। मैं वापस बोल रहा हूँ, 2 सवाल आप कंफ्यूज मत करना, एक है डिसएडवांटेजेस और दूसरा है रिस्क। ओके, एक है डिसएडवांटेजेस और दूसरा क्या है मालिक? रिस्क है। दोनों सवाल अलग अलग है, एक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस और एक है रिस्क और टू ई कॉमर्स। दोनों में फर्क क्या होता है? डिसएडवांटेजेस मतलब आपकी लगने वाली है, आपकी ठुकने वाली है। ओके, ये ऐसे एरियाज है जहां पर आप वल्नरेबल हो सकते हो। रिस्क क्या है? रिस्क ऐसी चीजें है जहां पर आप वल्नरेबल हो लेकिन उसके लिए कंट्रोल डालिए, कंट्रोल डाल के ओवरकम हो सकता है। डिसएडवांटेजेस, इसको ओवरकम करना एक चैलेंज ही है, क्योंकि ये इसकी फितरत है। वही कॉन्सेप्ट अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो डिसएडवांटेजेस टू ई बिजनेस क्या क्या है? तो पहला पॉइंट, ओके, सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेट कनेक्शन। अब कितना भी कर लीजिए, ई बिजनेस इज ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो मालिक सब खत्म है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट। ओके, यानी ई बिजनेस के लिए स्टार्टअप कॉस्ट जो है, यानी इनिशियली सेट करने का जो कॉस्ट है वो हाई है। मैं वापस बोल रहा हूं, ओवरऑल कॉस्ट बच रहा है। सर कौन सा कॉस्ट बच रहा है? मेंटेनेंस कॉस्ट। लेकिन भाई इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपका बहुत बड़ा लगने वाला है, जिसके ऊपर कनेक्शन का कॉस्ट लगेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यानी सर्वर के कॉस्ट लगेंगे मालिक, सेटअप कॉस्ट लगेगा, मेंटेनेंस के कॉस्ट। मेंटेनेंस का कॉस्ट मैं वापस बोल रहा हूं बहुत ही ऑप्टिमाइज हो जाता है। बस मेंटेनेंस कब लगता है मालूम है क्या? जब स्केलेबिलिटी इशू आते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब जब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने के बाद आपको सर्वर के अवेलेबल करवाना चाहता है, डिमांड कम हो जाती है तो सर्वर को निकालना पड़ता है। ये जो स्केलेबिलिटी इशू है वहां पर अपने को कॉस्ट बढ़ता है। अदर देन दैट, ओके, ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट है हाई स्टार्टअप कॉस्ट। तीसरा पॉइंट लीगल इश्यूज। सर क्या लीगल इश्यूज आते हैं? आंसर इज यस।
ओके लीगल इश्यूज अपन देख सकते हैं, बहुत सारे लीगल इश्यूज आते हैं, अगर डिस्प्यूट्स होता है, डिस्प्यूट्स होने के बाद ओके भाई लीगली फाइट करते हैं, भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ, इस केस में टाइम निकल जाता है। सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर लेंड देमसेल्फ टू ई कॉमर्स, कुछ कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो ई कॉमर्स में कभी नहीं आ सकते। सर कौन से बिजनेस होते हैं? डायमंड के बिजनेस, अनदर एलिमेंट। अब इमेजिन करो डायमंड का बिजनेस, ओके याद रखना, ओके हीरा है सदा के लिए, लेकिन ठीक है डायमंड बिजनेस को ई कॉमर्स में आना, डोंट यू थिंक इसमें दोनों जगह से प्रॉब्लम है? पहला पॉइंट है इतना बड़ा अमाउंट होगा कोई ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में खर्च करेगा, ओके पहले ही पॉइंट इतना बड़ा खर्च करना एक चैलेंज है। और दूसरा वो जो डायमंड डीलर है उसको कुरियर से वो आपके घर तक डिलीवर करना या डिलीवर करवाना अगेन चैलेंज है। कहीं पर वो डिस्पैच करते वक्त मिसप्लेस हो गया या कुछ हो गया तो ये नुकसान किसका? ओके अगेन वो वापस किधर लैंड कर देगा? लीगल इश्यूज में। ओके कल्चरल इंपीडियंस ओके टू ई बिजनेस, मेरे पापा अभी कुछ भी कर लो यार, मेरे पापा के लिए सुटेबल नहीं है। ओके टेक्निकल पर्सन, टेक्नोलॉजी पर्सन नहीं हो वैसा नहीं है, टेक्निकल पर्सन है लेकिन उनको ये बाकी सब चीज़ों में, बाकी ऐप में ओके टेक्निकल पर्सन मतलब व्हाट्सएप, जीमेल, ये सब सारी चीज़ें अभी ये कर लेते हैं, लेकिन बाकी ऐप में ज़्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करते वो। ओके कल्चरल इंपीडियंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये तो आपको मेरे ख्याल से मालूम ही है, ई कॉमर्स में सिनारियो हो ही सकता है। बट मेक इट श्योर, ये क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस, याद रखना ये कब लिखना है? जब आपको सवाल आए डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसके बाद और एक सवाल आ रहा है दैट इज कॉल्ड रिस्क ऑफ ई कॉमर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ये दोनों अलग अलग मालिक। जब मैं आपको बोलूं रिस्क ऑफ ई कॉमर्स, रिस्क कैन बी ओवरकम बाय कंट्रोल, डिसएडवांटेज को आपको ओवरकम नहीं करना है, डिसएडवांटेज इज लाइक मोर लाइक लिमिटेशन। तो कितने डिसएडवांटेज हुए मालिक? 6 डिसएडवांटेज बहुत इजीली याद रहता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो आपके लिए रहेगा दैट इज बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन गया तो गया। दूसरा पॉइंट है हाई स्टार्टअप कॉस्ट, तीसरा पॉइंट लीगल इश्यूज आ सकते हैं, चौथा सिनेरियो कुछ बिजनेस है जो कभी ई कॉमर्स में आ ही नहीं सकते, पांचवा सिनेरियो कल्चरल इंपीडियंस, कुछ लोग कभी ई कॉमर्स यूज ही नहीं कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, 6 पॉइंट आने की संभावना हो सकती है, बहुत ईजी आंसर है, लेकिन याद रखना डिसएडवांटेजेस है। ओके अगला सवाल आता है, तो सर अभी तक क्या क्या सवाल देखे? बेनिफिट देख लिया, उसके बाद डिसएडवांटेज देख लिया, अभी आते हैं रिस्क। रिस्क क्या है? ओके ये आपके लिए एकदम इजी आंसर है और ये ऑल टुगेदर आरटीपी का क्वेश्चन भी है, ये अपने लिए आरटीपी में भी आया। रिस्क ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस, क्या क्या रिस्क, ई कॉमर्स में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये पंचायती पॉइंट है, रिस्क क्या क्या हो सकता है। तो रिस्क होने की संभावना क्या क्या है? तो सबसे पहला रिस्क क्या हो सकता है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ओके सबसे कॉमन एलिमेंट है। दूसरा सिनेरियो पायरेसी, पायरेसी होने की चांसेस ज्यादा होती है जब ई कॉमर्स में होते हैं। ओके यानी कोई भी चीज कॉपी करना, कॉपीराइट के इश्यू का, आप बोलोगे सर कॉपीराइट वाली चीजें होगी अपने पास, अनदर थिंग्स होगी, लेकिन अगर आज के डेट में आपको ही मालूम है लीगल केस फाइल करे तो कितना टाइम लगेगा? इंडिया में ये सब चीजों के लिए लीगल केस के लिए कितना टाइम इंपैक्ट हो जाएगा? इसीलिए यहां पर कितना भी रहा पायरेसी इशू आपको आने की संभावना है ही। हैकर वेरी कॉमन इशू, ओके वेरी कॉमन इशू। लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, ओके कितनी बार हैकर की वजह से ही लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन होने की संभावना है, यानी यार कहीं पर जाओगे आप यूजर आईडी डाल दो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन हो जाता है, या पासवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है सर्टेन वेबसाइट्स। लेकिन आज के डेट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड अदर थिंग्स आ रहे हैं सिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए। मैं वापस बोल रहा हूं जो अपन पढ़ रहे रिस्क है, क्या ये रिस्क ओवरकम हो सकता है? आंसर इज यस। ये ऊपर वाला डिसएडवांटेज है, ये ओवरकम नहीं हो सकता। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, आप ये नहीं बोल सकते सस्ता वाला डब्बा ले लेना, अबे सस्ता वाला डब्बा लेगा तो ई कॉमर्स लंबा नहीं जाएगा। ये लगने वाला है, ये डिसएडवांटेज है, ये रिस्क है। इसका मतलब क्या है? ये ओवरकम कर सकते हैं आगे वाले कंट्रोल डाले तो, अगर मैं आगे वाले कंट्रोल डालता हूं तो आगे ओवरकम हो सकता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो भाई यार लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन होने की संभावना है। क्रेडिट कार्ड इशू, क्लोनिंग होते हैं क्रेडिट कार्ड के, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, स्वाइप करते हो, ऐसा हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड कॉपी हो जाए, बाद में उसको रीयूज किया जाए कोई और, डेटा लॉस होने की संभावना, आपकी प्राइवेसी डेटा जो होगी वो लॉस होने की संभावना। एनोनिमिटी, ओके सामने कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है वही नहीं मालूम पड़ता, मां कसम। ओके अभी यहां पर एग्जांपल, ओके अभी यहां पर एग्जांपल ध्रुव बैठा हुआ है, अब ध्रुव एग्जैक्टली ध्रुव है कि नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? ओके डेफिनेटली अपन यहाँ पर रजिस्टर करते वक्त ये चालू करते वक्त वॉटेवर है, बट लेकिन अगर ये लिंक कॉमनली गई होगी, अब यहाँ पर कोई और बैठा होगा एनोनिमस पर्सन, ओके और वो इंटरेक्ट कर रहा होगा, अपने को क्या पता वो बोल रहा होगा। लैक ऑफ एनोनिमिटी, ओके कौन क्या सही रहेगा? क्वालिटी इशू, ओके दैट इज अगेन ए बिग प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बोला। ओके आपने मोबाइल मंगाया, साबुन आया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, ओके ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको कोई गुड्स भेजे जाते हैं, ओके उसके साथ में हिडन कॉस्ट होते हैं और वो आपको लेटर ऑन मालूम पड़ते हैं। यूजुअली अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कुछ करते हो, तो आप देखना जोमेटो हो या स्विगी हो, आपको क्या बताते हैं? ये बताते हैं, एक रेट बताते हैं, लेकिन टैक्सेस बाद में लगाते हैं। अभी अपने को हिडन कॉस्ट नहीं है ये, लेकिन डोंट यू थिंक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड पे, अरे भाई इतना पैसा जाएगा, लेकिन बाद में जब मालूम पड़ता है अरे यार इसके अंदर टैक्सेस लगने के बाद और एडिशनल पैसा जा रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। उसके अलावा इंटरनेट, ओके ये आपके लिए ओवरकम करना है। ओके अगेन आप देखो इंटरनेट रिस्क में भी है, डिसएडवांटेज में भी है। यह रिस्क में क्यों है? ओवरकम करने के लिए अपन इसको स्टेबलाइजर्स, ओके इंटरनेट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डुअल इंटरनेट लगा देने का, ओके ताकि एक इंटरनेट डाउन हुआ तो दूसरे इंटरनेट के ऊपर भरोसे अपन चल सकते हैं। एंड और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हुई है? प्लीज लिसन केयरफुली, इंफ्रास्ट्रक्चर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है? ये ऊपर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप कॉस्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की है, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात की हुई है।
आज के डेट में रिस्क ये है कि अपन कितना भी बोले कि आपको गुड्स ये टाइम तक मिल जाएंगे, लेकिन कितना भी रात हो ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहे तो अपन कैसे डिलीवरी कर पाएंगे। सर लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस में डिफरेंस है क्या? यूजुअली लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर अनलेस अंटिल द सेपरेट क्वेश्चन आर नॉट गिवन। तो अगर आप बोलोगे डिसएडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज को लिमिटेशन में भी डाल सकते हो, आंसर इज यस। लेकिन मैं बता रहा हूँ सारे डिसएडवांटेजेस लिमिटेशन में कन्वर्ट नहीं होते। ओके, रीजन सिंपल है, बिकॉज सर्टेन डिसएडवांटेजेस आर, उसको कैसे बोलते हैं अपन, इनहेरेंट होते हैं। ओके, आप ये बिजनेस में जाओगे इनहेरेंट वाले रहेंगे तो वो लिमिटेशन में जाएंगे, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस, जो डिसएडवांटेजेस रिस्क की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी अगर डिसएडवांटेज को निकाले तो उसमें से कुछ पॉइंट रिस्क में चले जा सकते हैं, कुछ पॉइंट लिमिटेशन में जा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ओके, ये पॉइंट याद रखना है कि यहां पर, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट में अपने को ध्यान रखना होगा कॉन्सेप्ट कैसे कवर करना है। ओके, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम। नो मालिक, लिमिटेशन नहीं, रिस्क कैन बी ओवरकम। जो भी रिस्क होते हैं ना उसको ओवरकम कर सकते हैं कंट्रोल डाल के। ओके, लिमिटेशन को ओवरकम करना बहुत चैलेंजिंग है, वो लिमिटेशंस को ओवरकम करना बहुत चैलेंजिंग है। आप उसको कुछ भी कर लो। ओके, एग्जांपल, ओके, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें, लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? ओके, कितना भी करो आपको नॉलेज होना पड़ेगा, आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। ओके, कितना भी करो आपको इसका ओवरकम करना बहुत मुश्किल है यार। कितना भी रहा तो हैक होना ही नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होगा। आप ताले लगाओगे, अब मेरे को बताओ, ताला तोड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होगा। हाँ, ताला तोड़ने में टाइम लगेगा, दैट इज ओनली द कॉन्सेप्ट विच वी आर डिस्कसिंग। ओके, नेवरदलेस ये पॉइंट आता है तो रिस्क में है, तो आपके आरटीपी में जो कवर था वो रिस्क एंड कंट्रोल का कवर था, बट मेक इट श्योर आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, दोनों में ध्यान रखना। अगर डिसएडवांटेज का सवाल आया तो आंसर फिक्स है, रिस्क में आया तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें से खाली 6 से 8 पॉइंट लिखने रहेंगे। तो रिस्क में ना आपको 10 पॉइंट 11 पॉइंट ऑल टुगेदर दिया है, उसमें से 6 पॉइंट से 8 पॉइंट याद रखिए। लेकिन डिसएडवांटेज में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6 के 6 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पॉइंट्स कम है। तो जब पॉइंट्स कम है तो आपको वैसे ही आंसर याद रखना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिस्क एंड डिसएडवांटेज में आप बोलोगे सर सेम लग रहा है, तो रेदर देन मैं आपको ये बताऊं सेम कुछ भी नहीं है। ओके, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना, ये 6 पॉइंट एज इट इज रखना, इसमें से आपको जो चाहिए वो 6 से 8 पॉइंट आप उठा लेना, बट लेकिन लॉजिक दोनों के अलग अलग है। सर क्या रिस्क ओवरकम हो सकता है? आंसर इज यस, कंट्रोल। तो अब यहां पर ध्यान देना, सारी आत्मा मेरे पास ध्यान देना। मैं बता रहा हूं दो तरह के सवाल है कंट्रोल में। कंट्रोल में 2 तरह के सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कंट्रोल कहां पर डालना है। कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, एवरीबडी मेरे पास रहना। कंट्रोल कहां पर डालना है और कंट्रोल क्या डालना है। ओके, 2 सवाल है। पहला है कंट्रोल कहां पर होने चाहिए और दूसरा है कंट्रोल क्या होने चाहिए। ओके, तो अगर आपको आया कि भाई कंट्रोल ई कॉमर्स पे डालना है और वो कौन से पर्सन पे डालना पड़ेगा, पर्सन पे कंट्रोल डालना पड़ेगा, तो आपको ये 6 नाम याद रखने पड़ेंगे, 6 से 7 नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले यूजर पे कंट्रोल डालने पड़ेंगे, आंसर इज यस, यूजर को अवेयर करना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा, यूजर पे कंट्रोल डालना पड़ेगा। दूसरा सप्लायर, सेलर्स, बायर, मर्चेंट जो भी है उन पे भी कंट्रोल डालना पड़ेगा। तीसरा गवर्नमेंट, ओके, जितना इसको परमिशन देगी, लॉ रेगुलेशन कंप्लायंस लाने के लिए पॉइंट है, कंट्रोल डालने पड़ेंगे। चौथा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, भाई जियो वाला, वोडाफोन वाला, ओके, एयरटेल वाले, इनको कंट्रोल डालने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जियो एंड वगैरह। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो टेक्नोलॉजी देते हैं हमें। टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल सर्वर का डब्बा। अभी एग्जांपल बात करते हैं। सर अगर मेरी वेबसाइट है तो मेरी वेबसाइट कहां पर होस्टेड है? अभी मेरे पास, मैंने खुद ने अपना डब्बा नहीं ले रखा है, तो मेरी वेबसाइट कहां पर होस्टेड है? मेरी वेबसाइट होस्टेड है godaddy.com पे। godaddy एक उन्होंने अपने डब्बे रखे हुए हैं और वहां पर मेरी वेबसाइट है। तो वो कौन हुए? वो मुझे जो डब्बा दे रहा है वो कौन है? वो है टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। उधर भी कंट्रोल डालने पड़ेंगे। उसके अलावा ओके, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डिलीवरी करने के लिए अपने को कौन चाहिए? रेलवे चाहिए, रोड चाहिए, इनके ऊपर भी कंट्रोल डालने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवेज, यानी बैंक्स वगैरह जो ये आपको देते हैं, यूपीआई जो देता है, उनके ऊपर भी कंट्रोल डालने पड़ेंगे। ओके, सवाल क्या है प्लीज ध्यान रखना, कंट्रोल क्या डालने चाहिए ये सवाल नहीं है। कंट्रोल क्या डालने चाहिए ये सवाल नहीं है। एवरीबडी इंक्लूड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कंट्रोल क्या डालने चाहिए ये सवाल नहीं है, कंट्रोल किस पे डालना चाहिए ये सवाल पहला है, और इन लोगों पे कंट्रोल क्या डालने चाहिए वो आगे वाला पॉइंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन लोगों पे कंट्रोल क्या डालने चाहिए वो आगे वाला पॉइंट है। तो सवाल याद रखना, एग्जामिनेशन में ध्यान रखना। ओके, दे में आस्क ओके व्हाट आर द कंट्रोल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड ऑन ई कॉमर्स, तो आपको कौन सा आंसर लिखना होगा? सेकंड वाला। ओके, ऑन हुम कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स, ओके, तो आपको पहला वाला लिखना पड़ेगा, पहला वाला ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, भारत माता की जय पर मालिक। अब सेकंड वाले को ध्यान रखना, सादी आत्मा मेरे साथ रहे, सेकंड वाले में से एक सवाल और अपना रिटेल में आ सकता है। सर जब मैं रिटेल बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है? कंट्रोल क्या चाहिए ये तो पढ़ ही रहे हैं। ओके, उसके अलावा ये वाला भी एक अपने अपने खुद के पॉइंट पे सवाल में अपनी औकात में क्वेश्चन आ सकता है मालिक, अपनी औकात में क्वेश्चन आ सकता है, समझना शुरू हो, ये ध्यान रखना। ओके, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंट्रोल का। ओके, ये आंसर खत्म है, आंसर खत्म है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कंट्रोल किस पे डालना चाहिए, ठीक है, हो गया। सेकंड, कंट्रोल क्या डालने चाहिए, आंसर हो गया। तीसरा,
ई कॉमर्स को इंट्रूशन से कैसे बचाना चाहिए। ओके वो इस सवाल का चौथे पॉइंट के ये 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है। समझ में आया मालिक ये पॉइंट। ओके तो मेरे ख्याल से कंट्रोल के डिफरेंशिएट, क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करना सीखा। आंसर बहुत आसान है, क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करना एग्जाम में गड़बड़ मत करना। क्योंकि अगर आप बोलोगे सर व्हाट इफ अगर क्वेश्चन खाली 4th पॉइंट पे आया और मैंने पूरे ये सब पॉइंट लिख दिए, अबे गड़बड़ कर देगा रे। ओके बुखार आया तो एक ही क्रोसिन लेनी, तो एक ही क्रोसिन लेनी है। 5 लोगे तो लीवर किडनी सब चला जाएगा। मालूम पड़ा बुखार तो ठीक हो गया, किडनी गई। ओके ऐसे मत होने देना। तो जो पूछा है वही लिखना है हमें। ओके हाँ, और अगर ये पूछा है तो हमें ये 4 पॉइंट लिखने हैं, चारों के अंदर ये 4 के अंदर भी ये पॉइंट लिखने होंगे। और हमें लिखा है, पूछा हुआ है कंट्रोल किस पे डालना है, तो ऊपर वाला सवाल रहेगा। आत्मा क्लियर है मेरे ख्याल से एवरीबॉडी। ओके तो पहला पॉइंट, कंट्रोल क्या कंट्रोल क्या होने चाहिए। वापस एकदम सिंपल याद रखना, कंट्रोल क्या होने चाहिए। ओके क्या होने चाहिए सबसे पहला। ओके जो मैंने बताया, एजुकेटिंग द यूजर अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। सारे यूजर को बताना जरूरी है कि भाई कौन सा रिस्क है, क्या रिस्क है, कैसा रिस्क है, किधर प्रॉब्लम आ सकती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा सिनेरियो, कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू कस्टमर। मेरे को बताओ क्या ऐसा होना चाहिए कि सारी कंपनी जो भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ई कॉमर्स कस्टमर को कम्युनिकेट करें। आंसर इज यस। हमारे पास रिटर्न की पॉलिसी है या नहीं है, हम कितने दिन में रिटर्न करते हैं, हम क्या क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, कैसे देते हैं, कितने टाइम में ये ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या रिस्क होगा, आपके साथ क्या परमिशन कॉम्बिनेशन होगा। ओके इसको थोड़ा सा गाइडलाइंस के ऊपर अपन बाद में देख सकते हैं। तीसरा सिनेरियो, कंप्लायंसेस देखने चाहिए आपने। कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है। कंप्लायंसेस जीएसटी का पॉइंट है। ओके ये व्हाटएवर अदर एलिमेंट के पॉइंट है, ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने जरूरी है, कंप्लायंसेस। और चौथा सिनेरियो, अपने ई कॉमर्स को इंट्रूशन से बचाना है। इंट्रूशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्रूशन मतलब अनऑथराइज पर्सन गेनिंग एन एंट्री। आपके घर में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री करता है, उसको हम लोग इंट्रूशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन, इंट्रूड करना, इंट्रूडर घुसता है। पर ये कौन घुस रहा है, अनऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन को इंट्रूडर नहीं बोलते कभी। तो 4 कंट्रोल है। कंट्रोल कितने हैं, 4 है। सबसे पहले यूजर को एजुकेट करो। सेकंड सिनेरियो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेट करो। तीसरा सिनेरियो कंप्लायंसेस करो। एंड चौथा सिनेरियो इंट्रूशन से बचाओ। 4 कंट्रोल। व्हाट आर द 4 कंट्रोल्स एज सच। मेरे ख्याल से 4 कंट्रोल तोड़े मालिक, 4 कंट्रोल दिमाग में घुस गए मालिक। 4 कंट्रोल वापस बोल रहा है। ये 4 कंट्रोल किस पे डालने हैं, ये 4 कंट्रोल किस पे डालने हैं, ये ऊपर के 7 लोगों पे। ओके ये ऊपर के 7 लोगों पे डालना है। 4 कंट्रोल डालने हैं। 4 कंट्रोल क्या है, यूजर को एजुकेट करो। ओके पॉलिसी प्रोसीजर्स कम्युनिकेट करो। तीसरा पॉइंट कंप्लायंसेस करो। एंड चौथा पॉइंट इंट्रूशन से बचाओ। भारत माता की जय। जी पके मालिक। अब इंट्रूशन से बचाने का पॉइंट है, वो कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला ओके वायरस से बचाना है आपको, एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के। दूसरा हैकर से बचाना है, प्रोटेक्ट करो। सर ये कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा श्यामलाल, फायरवॉल बचाओ, इंक्रिप्शन याद है मालिक, चैप्टर 3 में नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ओके तो हैकर से बचाने के लिए पासवर्ड्स रखो। पासवर्ड्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, वीक होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स होना चाहिए। सर सॉफ्टवेयर को जब भी कोई अपडेट आया तो उसको अपडेट करना चाहिए। आंसर इज यस, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स हो सकता है, पुराने वर्जन में कुछ बग्स हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपडेट निकाला होगा। और अपने अपडेट नहीं किया तो दिक्कत क्या होगी। ओके वो बग्स अभी दुनिया को मालूम हो गए, तो कोई हैकर है वो बग्स को एक्सप्लॉइट करके अपने सिस्टम को एंट्री गेन कर सकता है। इसीलिए रेगुलर अपडेट्स होने जरूरी है। रेगुलर अपडेट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंसिटिव डेटा कहां पर रखना चाहिए। ओके आइसोलेटेड में रखना चाहिए, चैप्टर 3 में भी अपने ये पढ़ा था। ओके और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो द डिटेल्स ऑफ योर पेमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट। ओके जो भी पॉइंट है, ओके जो भी पेमेंट सर्विस किया हुआ उसके डिटेल्स आपके पास मालूम होना चाहिए। दैट्स इट। तो इंट्रूशन के सामने बचाने के ये 5 चीजें हैं, इंट्रूशन से बचने की मेन पॉइंट है। 5 चीजें आप ये ध्यान रखो। ओके इंट्रूशन से बचने के लिए ये भी सवाल अपने लिए आ सकता है। ये दोनों सवाल अपने लिए तोड़ इंपॉर्टेंट है। आरटीपी में नहीं आया लेकिन ये तोड़ इंपॉर्टेंट है मालिक। ओके वापस बोल रहा हूं सर, ये क्या सवाल है, सवाल है ई कॉमर्स को बचाना है। ई कॉमर्स के रिलेटेड कंट्रोल्स क्या होने चाहिए। तो अगर ये सवाल, ओके मैं स्क्रीन पे देखो एक बार, खाली मैं स्क्रीन पे कुछ अपडेट कर रहा हूं। ये सवाल रेड वाला और दूसरा है ब्लू वाला, ये कब आएगा, ये अपने को कैसे मालूम पड़ेगा। दोनों केसेस में ई कॉमर्स है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं ई कॉमर्स पे कंट्रोल्स क्या क्या होने चाहिए, तो कौन सा लिखोगे, रेड वाला या ब्लू वाला। ओके रेड वाला लिखोगे या ब्लू वाला लिखोगे। ओके ये रेड वाला अपन लिखेंगे, रेड वाला सिनेरियो, रेड वाला लिखने का याद रखना। ई कॉमर्स में आपको ध्यान रखना है ई कॉमर्स में सिनेरियो क्या क्या रहेगा। और अगर मैंने बोला ई कॉमर्स में बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज होती है, ई कॉमर्स में इंट्रूशन बहुत सारे होते हैं। ओके ई कॉमर्स में इश्यूज बहुत सारे आते हैं और इंट्रूशन बहुत सारे होते हैं। ई कॉमर्स में हैकर्स बहुत सारे रहते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। ओके इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंट्रोल्स है। तो आप यहाँ पर ब्लू वाला लिखोगे। भारत माता की जय। जेपा मालिक, मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है मालिक। यस मालिक, मॉक टेस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट नेवरदलेस इसलिए मैंने मतलब बता रहा हूँ तोड़ वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। भारत माता की जय। जेपा मालिक एवरीबॉडी, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से इधर तक कहानी क्लियर है और ई कॉमर्स का ये बेसिक पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं अपने ई कॉमर्स में साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन। सर ई कॉमर्स में अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया क्या हमें रिस्क आ सकता है? आंसर इज यस। सर रिस्क की वजह से क्या हो सकता है? इंपैक्ट हो सकता है। सर कौन से इंपैक्ट होते हैं? एक होते हैं डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस, सीधा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। एग्जांपल, तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया है, ओके, और तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, अदर थिंग्स डिटेल चला गया है, तुम्हें डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। कंपनी को भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ओके, कस्टमर का डेटा, कस्टमर का जो पैसा है वो चला गया, जो कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, कंपनी से वो पैसा चला गया हैकर के पास। ये होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस। और एक होता है इनडायरेक्ट लॉसेस, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस। सर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस क्या होता है? एग्जांपल, तुम्हारा कोई सेंसिटिव डेटा मेरे पास है, ओके, सेंसिटिव डेटा तुम्हारा मेरे पास है। अब मेरे को बताओ क्या ये सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है हैकर के पास? आंसर यस। तो अगर ये डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो मेरे को बताओ भाई तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? क्या तुम मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? आंसर यस। 43A, सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट। अब चैप्टर 1 में देखोगे तो चैप्टर 1 में मिल जाएगा, सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट। बस खत्म है स्टोरी। यही लॉजिक आपको ध्यान में रखना है और यही साइबर रिस्क कंसिडरेशन आता है। तो सर क्या इसको हमको प्रोटेक्ट करने चाहिए? आंसर इज यस। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूं, कंफ्यूजन मत करना। और कुछ कंसर्न नहीं है। पहला वाला था कंट्रोल ऑफ ई कॉमर्स, ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल इन एड्रेसिंग की साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ई कॉमर्स में जो रिस्क है, प्लीज अंडरस्टैंड, ई कॉमर्स में जो रिस्क है, अब ये कौन सा रिस्क है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग के प्रिंसिपल्स क्या है, हम क्या कंट्रोल डालेंगे? अब समझे सवाल, समझे? ओके, साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कंट्रोल डालेंगे या हम क्या प्रिंसिपल डालेंगे? तो सवाल ये, खाली अगर मैंने बोला ई कॉमर्स के कंट्रोल, ऊपर वाला सिनेरियो, ई कॉमर्स का इंट्रूशन, ऊपर वाला सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो। ई कॉमर्स में साइबर रिस्क हो सकता है, उसको बचाने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स या हमारे पास कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, वो ये सवाल है। और ये सवाल आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको चैप्टर 5 में भी ये सवाल मिलेगा। चैप्टर 5 सीबीएस के अंदर आप देखोगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी, बैंक की जो सीबीएस की नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? आंसर सिमिलर मिलेगा आपको। सर क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट, नेटवर्क डायग्राम, डिटेलिंग सर्वर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओके, डिजिटल एसेट्स कितने आपके, उसकी लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे। कोई भी इंसिडेंट हुआ, जो भी ब्रीच हुआ, उसको आपने रिव्यू करना चाहिए। ओके, एनुअल रिव्यू बाय सीईओ होना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिबल्स करना चाहिए आईटी मैनेजर्स को। एंटिटी के पास सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए। ओके, एक्सेस राइट्स को रिव्यू करना चाहिए। एडिक्वेट अप्रूवल एग्जिस्ट, जो भी एक्सेस दे रहे हो उसके पहले अप्रूवल है कि नहीं ये देखना चाहिए। एम्प्लॉय अवेयर करना चाहिए। सर फायरवॉल एंड इंक्रिप्शन, ओके, ये होना चाहिए। बेसलाइन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसलाइन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस? कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपने नहीं सुना होगा तो चैप्टर 1 में आपको मालूम पड़ जाता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस वजह से सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एग्जाम्पल, मेरे सिस्टम में कौन हैक नहीं करे, कौन करे, कैसे क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये कॉन्फ़िगर करना इज नथिंग बट बेसलाइन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ऑल रिमोट एक्सेस जो भी है उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया है, यानी कभी भी कोई सर्वर को कनेक्ट हो रहा है तो उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाना है, उसको यूजर आईडी पासवर्ड से भी जाना है और कोई ओटीपी आएगा उसके थ्रू एक्सेस करना है। एनी वल्नरेबिलिटी, ओके, स्कैन्स करना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब इंट्यूशन वाली टेस्टिंग। बैकअप बराबर रखे कि नहीं ये देखना चाहिए। ये है आपके प्रिंसिपल्स इन एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। याद रखना, ये भी आपको तोड़ ध्यान रखना है। ओके, मेरी अगर गट फीलिंग जा रही है, ओके, गट फीलिंग में से आपको ऐसा हो सकता है ये वाला सिनेरियो, ऊपर वाले जो कंट्रोल की सिनेरियो या ये सिनेरियो, इसमें से एक क्वेश्चन की मुलाकात हो सकती है मालिक। बस क्वेश्चन क्रैक करना, ध्यान रखना। मालूम पड़ा क्वेश्चन ये आया, ऊपर वाला लिख दिया, या ऊपर वाला आया आपने ये लिख दिया, बस याद रखना ये कब लिखना है। तो ऑल टुगेदर अभी ये वाली सीरीज खत्म हो गया, ये कंफ्यूजन वाली सीरीज खत्म हो गई। अभी अपन ये वाले कॉन्सेप्ट से हट गए, अभी कंपोनेंट्स एंड अदर थिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नेवरदलेस मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है मालिक। ओके, तो बेनिफिट्स और उसके साथ में अपन ने पढ़ा डिसएडवांटेजेस, उसके बाद अपन ने पढ़ा रिस्क, उसके बाद पढ़ा कंट्रोल में 3 कौन से पढ़े? एक है कंट्रोल किसके ऊपर चाहिए, एक है कंट्रोल क्या चाहिए, और एक है ओके साइबर सिक्योरिटी रिस्क के लिए प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। उसके बाद आता है अपना कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स। व्हेन आई से कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, ओके, वैसे आपको कंपोनेंट्स क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, पार्ट्स। जब अपने चैप्टर 3A में पढ़ा सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर मैं खुद डेलिबरेटली, ओके, मैं किसी हैकर को बुलाता हूं और बोलता हूं मेरे सिस्टम में पेनिट्रेट करके बता। यानी एग्जांपल एकदम सिंपल बोलते हैं, ओके, इथिकल हैकर सुना होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने, इथिकल हैकर। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, इथिकल हैकर को बुलाता हूं और मैं बोलता हूं मेरे सिस्टम में घुस के बता। अब इमेजिन करो मेरे सिस्टम में घुसने की कोशिश करेगा, जब वो घुसने की कोशिश करेगा तो उसको क्या मालूम पड़ेगा? उसको मालूम पड़ेगा मैं कहां वल्नरेबल है, यानी कहां से घुस सकता है, तो मुझे समझ में आएगा कंट्रोल कहां पर डालना है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली दैट वन, यानी खुद होके इंट्रूशन करवाना,
खुद होके इंट्रूशन करवाना, खुद होके चोरी करवाने की कोशिश करने का। समझ में आया मालिक? मेरे ख्याल से पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्लियर मालिक? दिस इज नथिंग बट वल्नरेबिलिटी स्कैन्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिमिलर लॉजिक है। ओके, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली इथिकल हैकिंग करवाना, खुद करवाना। ये ऑडिटर, ये अपने आईटी ऑडिट में भी होता है। आईटी ऑडिट में अपने को अपॉइंट किया जाता है और अपने को बोला जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करिए, और आप ट्राई करते हो केस घुसने के सिस्टम में। लेकिन याद रखना, ओके, कभी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, एग्रीमेंट बरोबर होना चाहिए उस बंदे के साथ में, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जिसका पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो। अगर उसका एग्रीमेंट नहीं रहा ना, वो हैकिंग के जुर्म में तुमको ठोक देगा अंदर। ओके, सेक्शन 43 लग जाएगी तुम पे। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है मालिक। ओके, अगला सवाल आता है कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स आर देयर? नेवरदलेस कितने कंपोनेंट्स गया तेरे ने, लेकिन इसके अंदर का ओके, कोई ये डायरेक्टली क्वेश्चन आना कंपोनेंट्स बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर के 2-3 चीजें हैं जो अपने लिए डेलिबरेटली अलग से आ सकती है। तो वो 2-3 चीजें क्या है उसके ऊपर ध्यान रखिए। सबसे पहला, ओके, क्या हमें यूजर चाहिए? आंसर इज यस। आप और मैं तो चाहिए ना, बिना उसके ई कॉमर्स वाला धंधा कैसे करेगा? लेकिन आप और मैं अकेले चाहिए या सेलर भी चाहिए? सेलर भी चाहिए। इसीलिए आपको ई कॉमर्स वेंडर भी चाहिए। अब ई कॉमर्स वेंडर कौन होता है? अमेजन लो, फ्लिपकार्ट लो, ये लोग ई कॉमर्स वेंडर होते हैं। इसके लिए इनके पास क्या क्या होने चाहिए? क्या ये लोग एफिशिएंट होने चाहिए? आंसर इज यस। क्या ये इफेक्टिव होने चाहिए? आंसर इज यस। एफिशिएंट और इफेक्टिव होने के लिए इनके पास क्या क्या चाहिए, इनको क्या क्या चाहिए, उसकी एक लिस्ट दी है, वो लिस्ट आपने याद रखनी है। ओके, इनको इफेक्टिव और एफिशिएंट होना है। किसको? ओके, ई कॉमर्स वेंडर्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट होना है। गड़बड़ मत करना। ओके, याद रखना, सवाल एकदम क्लियर है। ई कॉमर्स वेंडर्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहला, उनके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट तोड़ होना चाहिए, उनके पास वेयरहाउस होने चाहिए, शिपिंग एंड रिटर्न्स की पॉलिसीज होनी चाहिए, कैटलॉग होने चाहिए जिसमें अपन देख सके। ओके, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आज के डेट में बहुत सारे ई कॉमर्स वेंडर के पास शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस के कॉन्सेप्ट आते हैं, पर ये सारी सिटीज में नहीं होते, मेट्रो सिटीज में होते हैं। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स होने की जरूरत है। डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, अलग अलग तरह के ऑर्डरिंग मेथड्स होने चाहिए। गारंटी वारंटी बहुत तोड़ होनी चाहिए। ओके, ये मतलब ये देने चाहिए। ओके, और पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज होने चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, ये क्यों होने चाहिए इनके पास? वेंडर के पास ये क्यों होना चाहिए? वेंडर के पास ये क्यों होना चाहिए? ताकि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन कर सके। तो आपको सवाल क्वेश्चन जो आएगा, मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, मैं जहां पर डर रहा हूं या जहां पर मैं सोच रहा हूं कि स्टूडेंट मिक्स मैच कर सकता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज ओनली क्वेश्चन मे नॉट बी एबल टू क्रैक। बाकी और कुछ नहीं है। ओके, पेपर फ्राई है, पेपर फ्राई का कॉन्सेप्ट है। इवन वो और एक कौन सा आ गया है पेपर फ्राई के साथ में, इवन आइकिया। ओके, अगर अपन देखे आइकिया से आप जब परचेज करते हो तो आइकिया का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है आपके लिए। ओके, जो ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, तो आप जाके देख सकते हो कि भाई वो कैसे दिखता है, क्या करता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ई कॉमर्स आज के डेट में ही लेके आता है। ओके, बट यूजुअली आज के डेट में कैसा हो गया मालूम क्या? ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज एंटरिंग इनटू ट्रेडिशनल कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंटरिंग इनटू ट्रेडिशनल कॉमर्स, ये कॉन्सेप्ट आज के डेट में ज्यादा आ गया है। ओके, जिसको अपन बहुत सारे, अगर आप देखोगे जो ब्रांड ओनर्स है, ओके, वो जो ऑनलाइन बेचते थे खाली पहले, वो आज के डेट में शॉप्स खोल के बैठ गए। ओके, जो बड़े मॉल्स वगैरह है वहां पर। ओके, ये होने के बाद आपके लिए और एक चाहिए, ये था वेंडर चाहिए। तो कंपोनेंट्स कितने हो गए? सबसे पहले तू चाहिए, मैं चाहिए, दूसरा वेंडर चाहिए, तीसरा हम दोनों के बीच में एक डब्बा चाहिए। वेंडर के पास डब्बा चाहिए जिसके अंदर वेबसाइट वगैरह सब होगी। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मैं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, स्केलेबल होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ओके, स्केलेबल मतलब क्या होता है? स्केलेबल एनीवे चैप्टर 4 भी क्लाउड में पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक एकदम सिंपल है। स्केलेबल मतलब जब डिमांड बढ़ेगी तो मेरे को रिसोर्स ज्यादा लगेंगे, जब डिमांड कम हो जाएगी वो रिसोर्सेस कम हो जाने चाहिए। रीजन सिंपल है। ओके, डिमांड कम हो गई और रिसोर्स ज्यादा रहे तो कॉस्ट ज्यादा जाएगी, बिन मतलब का लॉजिक बैठेगा। तो ये स्केलेबल इसको बोलते हैं। दूसरा सिनेरियो, इजी टू यूज एंड कन्वीनियंट होना चाहिए कस्टमर्स के लिए इजी टू यूज एंड कन्वीनियंट होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे डिवाइस है उसके हिसाब से वो काम होना चाहिए। एग्जाम्पल, आज के डेट में कोई भी वेबसाइट हर डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मैं लैपटॉप से कर सकता हूं, मैं कंप्यूटर से कर सकता हूं, मैं मोबाइल से कर सकता हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल से कर सकता हूं। तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए डिजाइन के कंटेक्स्ट में। अगर उसकी एक ही डिजाइन रही और मैं लैपटॉप से दिख रहा हूं तो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मैं मोबाइल से दिख रहा हूं वो दिखेगा नहीं अच्छे से। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होनी चाहिए। तो याद रखना, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन ये 3 पॉइंट है, लेकिन ये 3 पॉइंट अपनी औकात में आ सकता है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉमर्स का कैसा होना चाहिए? ओके, 2 मार्क के लिए सवाल हो सकता है मालिक। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉमर्स का कैसा होना चाहिए? तो याद रखना, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्केलेबल होना चाहिए, ओके, इजी टू यूज होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तीनों क्लियर है मालिक? ओके, स्केलेबल, इजी टू यूज, रिस्पॉन्सिव, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन है? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ई कॉमर्स का? मेरे ख्याल से भारत माता की जय, जेपा मालिक ये पॉइंट। ओके, उसके अलावा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? अगर आप बोलोगे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो उसके अंदर कंप्यूटर्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं, डेटाबेस आता है, मोबाइल ऐप्स आते हैं। आज के डेट में मोबाइल ऐप्स के बिना काम ही नहीं होता है। उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी आती है जहां पर फोटो वगैरह स्टोर किया जाता है, एंड डेटा इंटरचेंज। ओके, दैट इज बेसिकली आपका डेटा और मेरा डेटा, ओके, आपस में अपन जब शेयर करते हैं या चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मैकेनिज्म यूज किया जाता है।
तो यूजुअली टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए तो कितनी चीजें चाहिए? 4 चाहिए। सबसे पहले डब्बे चाहिए, सेकंड पॉइंट मोबाइल ऐप चाहिए, तीसरा पॉइंट डेटा बेस डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए अपने को, एंड चौथा सिनारियो डिजिटल लाइब्रेरी मतलब फोटो वगैरह चाहिए, एंड चौथा सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा इंटरचेंज चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ये 4 चीजों की जरूरत होती है, 4 चीजों का कॉन्सेप्ट खत्म होना है। मालिक एवरीबडी क्लियर? मालिक एवरीबडी क्लियर? अब इस सवाल में अब अपनी औकात में और एक कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली फोकस ऑन मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स में क्या क्या चाहिए? तो मोबाइल एप्स में ऑल टुगेदर, अभी इसमें ज्यादा टाइम पास मत करना, लेकिन लॉजिकली ये कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है। मोबाइल एप्स में क्या क्या चाहिए? मोबाइल एप्स में मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल चाहिए। सर फ्रंट मॉड्यूल मतलब क्या? अब ये फ्रंट एंड बैक एंड अगर आप देखोगे चैप्टर 2 में मिल जाएगा। देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, वन इज फ्रंट एंड एंड वन इज बैक एंड। ओके, फ्रंट एंड की बात करें और बैक एंड की बात करें तो फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बैक एंड मतलब जो सर्वर पे रहेगा जैसा रहेगा वैसा रहेगा। ओके, वेटर और अगर आपने देखा होगा कुक का एग्जांपल से कंटेक्स्ट फ्रंट एंड बैक एंड को समझाया गया है। बट नेवरदलेस ये कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल का स्टोर का फ्रंट मॉड्यूल होना चाहिए। ओके, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल होना चाहिए, इसके अंदर है ना ऑफर्स, कूपन्स, डिस्काउंट जो भी होते हैं वो रखा जाते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, जिसकी वजह से मोबाइल के इसमें पॉपअप्स आते हैं। आपको मालूम है 2 तरह की मार्केटिंग होती है। ओके, एक होती है पुल मार्केटिंग एंड एक होती है पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग मतलब आपने कुछ सर्च मारा है तो आपको दिखेगा, और पुश मार्केटिंग आप कुछ नहीं सर्च मारे तो भी आपको एक पॉपअप आ जाएगा। दैट इज व्हाट मार्केटिंग मॉड्यूल्स होने चाहिए। मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल होना चाहिए, जिसके अंदर मोबाइल को कस्टमर सपोर्ट दिया कैसे जाएगा, कहां पर है, कहां पर क्वेरी होगा। आज के डेट में ये सब कुछ रोबोट्स के थ्रू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मोबाइल बैंकिंग मॉड्यूल, यानी भाई ट्रांजैक्शन करना है तो कहां करना होगा, कैसे करना होगा, कौन से बैंक के ऑप्शन है, कौन से यूपीआई के ऑप्शन है, ये डिफाइन किया जाता है। तो ये होता है मोबाइल एप्स की कहानी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, तो यानी टेक्नोलॉजी के अंदर कितने सवाल, मां कसम मैं वापस बोल रहा हूं, आप है ना सवाल इकट्ठा कर रही है, सवाल इकट्ठा करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। ओके, यानी मैं आया कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में पहला यूजर है, दिमाग फोड़ी मत करिए। सेकंड पॉइंट है वेंडर, तो वेंडर के इसमें पहला सवाल अपन ने डिस्कस किया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ये हो गया। दूसरा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हो गया पहला पॉइंट। 3 चीजें होनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। दूसरा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होना चाहिए, 4 चीजें, डब्बे होने चाहिए, मोबाइल ऐप होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें फोटो रखे जाएंगे, और डेटा इंटरचेंज चाहिए जिसकी वजह से अलग अलग डेटा इंटरचेंज किया जाएगा। इसके अलावा और एक क्वेश्चन, मोबाइल ऐप में क्या क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर 5 चीजें होनी चाहिए। पहला पॉइंट फ्रंट एंड होना चाहिए, सेकंड पॉइंट टिकटिंग मॉड्यूल होना चाहिए, कूपन्स डिस्काउंट्स वगैरह होना चाहिए, तीसरा सिनेरियो ओके एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, एंड पांचवा सिनेरियो बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 5 पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर? यानी टेक्नोलॉजी में कितने सवाल आने की संभावना? 3। टेक्नोलॉजी में 3 सवाल होने की संभावना। भारत माता की जय। जेपा के मालिक एवरीबॉडी। एंड उसके बाद आके 3 पॉइंट है, इंटरनेट चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, वेब पोर्टल चाहिए एंड पेमेंट गेटवे चाहिए। लेकिन वेब पोर्टल कब चाहिए रहता है, जब आप ऐप यूज नहीं करते हो। लेकिन नेवरदलेस ये 6 पॉइंट है, पर ये 6 पॉइंट किसके है? अब सवाल देख लीजिए, सवाल क्या है। ओके, फाइनल टच दे रहा हूं, सवाल क्या है। ओके, अगर मैंने सवाल पूछा कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स बताइए, आप 6 पॉइंट लिखोगे। सर 6 पॉइंट कौन से लिखोगे? सबसे पहले आप और मैं, यूजर, उसके बाद कौन लिखोगे? सप्लायर, उसके बाद कौन लिखोगे? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद क्या लिखोगे? इंटरनेट। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे? वेब पोर्टल, उसके बाद क्या लिखोगे? पेमेंट गेटवे लिखोगे। ये 6 पॉइंट लिखोगे आप, ये विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स। उसके बाद आपको दूसरा सवाल आ सकता है, सप्लायर को एफिशिएंट इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा आ सकता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, एंड लास्ट पॉइंट है मोबाइल ऐप के अंदर क्या होना चाहिए। इस तरह से ही आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है मालिक इसके अंदर। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? समझ में आया मालिक? ओके, यहां पर एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और इसके बाद आता है मेरे ख्याल से जिप गया इधर तक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ओके। तो यानी देखो सेट बनाते जाओ। पहला सेट अपने क्या पढ़ा? बेनिफिट्स, रिस्क, डिसएडवांटेज, ओके, कंट्रोल्स, ये पढ़ा पहला सेट। उसके अंदर साइबर रिस्क सिक्योरिटी कंसर्न, याद है ना 5 सवाल, ये 5 सवाल बहुत अच्छे से रखे। दूसरा क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स। तीसरा ओके, हम लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल एंड ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल के साथ ओके ई कॉमर्स के मॉडल्स देख रहे हैं। तो ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल और ई कॉमर्स के मार्केट कौन से है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो अब यहां पर 2 सवाल याद रखिए, अगले 2 सवाल। एक है ई मार्केट कौन से है, और ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल ओके 5 आंसर है, बकवास आंसर है, बहुत बकवास मतलब बहुत इजी आंसर है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ई मॉडल्स, ई कॉमर्स मॉडल। लेकिन एक बात आती है ई मार्केट्स, ये हो सकता है एमसीक्यू के लिए आए, ये हो सकता है आपको परमिशन कॉम्बिनेशन थियरी के लिए आए। बहुत आसान सा आंसर है, आराम से याद रखिए। पहले बात करते हैं ई मार्केट्स कितने हैं। ओके, ये मल्टीपल ई मार्केट्स है, जिसमें से पहला पॉइंट है ई शॉप्स। ई शॉप इज नथिंग बट वर्चुअल स्टोर, जिसमें आपको फ्रंट एंड है जहां पर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, उसका ऑर्डर कर सकते हो और उसका पेमेंट कर सकते हो, काम खत्म। दिस इज नथिंग बट ई शॉप्स। एक होता है ई मॉल्स। ई शॉप्स एंड ई मॉल्स में एक ही डिफरेंस होता है, ई मॉल्स के इसमें और ई शॉप में क्या है। ई शॉप में आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया जा रहा है। ई मॉल में
कॉन्ग्लोमरेट, इफ रिमेंबर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, आपने ऐसे में पढ़ा होगा, मल्टीपल चीजें, ओके, लाइक एन अमेजॉन। अमेजॉन इज नथिंग बट ई मॉल का कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको कॉन्ग्लोमरेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स आपको मिल जाता है, कन्वीनियंट लोकेशन मिल जाती है, जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ई मॉल। ई ऑक्शंस, ओके, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का बिडिंग किया जाता है, बिडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके सर, ई ऑक्शन की बात करें तो कार 24, ये ई ऑक्शन का कॉन्सेप्ट है। कल का ये किस्सा मेरे को याद आया, कल एक कार 24 से मुझे फोन आया था, ओके, और मैडम थी, और ये बहुत बार फोन आते हैं उनके, पता नहीं कार 24 के बार बार कहाँ से, उनको तो डेटाबेस मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं इनके पास कार है, उनका फोन आता है, बोलते हैं आपको कोई कार बेचनी का, अरे 50 बार फोन आ जाता है। और कसम से कल मैं कभी ऐसे किसी का भी फोन आता ना, मैं रिस्पॉन्स ज्यादा हेडेक नहीं करता, रीजन सिंपल है मालिक, ओके यार वो भी तो अपना काम ही कर रहा है, ठीक है यार, बेचारा वो क्या करेगा, उसके पास भी काम का, हर जन का अपना अपना लॉजिक है आज के डेट में, हर जन हर चीज डेटा पे लगी पड़ी है। तो उसका एक लेडी का फोन आया, बोला भाई ओके आपको कोई कार 24 बोल रही हो, ओके आपको कोई कार बेचनी है क्या, और अचानक पता नहीं ऑटोमेटिकली निकला, और मैं बोला ओके, मैं बोला हाँ मैडम, आप कौन सी कार खरीदते हो, और कसम से बोल रहा हूँ कोई प्री डिसाइडेड माइंडसेट नहीं था मेरा, भगवान कसम, ओके कौन सी कार खरीदते हो, तो मैडम ने बोला हाँ आपके पास कौन सी कार है, आपको कौन सी कार बेचनी है, और फिर अचानक मेरा निकला, भाई यार मेरा 4 साल का बेटा है, ओके, अब जब वो 2 साल का था ना, उसको बहुत सारा बर्थडे गिफ्ट मिला था, जो पीछे खींच के कार आगे लेके जाता ना, वो कार है, ओके वो कार बेचनी है। उसने फोन रख दिया, बट नेवरदलेस ऑटोमेटिकली ये जोकिंगली मेरे दिमाग में आया, बट नेवरदलेस आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर कार्स 24 में कार कैसे बिकती है, ओके कार कैसे बिकती है कार 24 में। जब मैं कार बेचता हूं, ओके वो कार डायरेक्टली नहीं लेते, वो कार ऑक्शन में डालते हैं, उधर बिडर्स आते हैं, समझ में आ रहा है। मैंने एग्जांपल अभी एक जन बोल रहा है BMW सेल कर रहे, सर आप BMW सेल कर रहे हो क्या, BMW नहीं है मेरे पास मालिक, मैं BMW का फैन हुई भी नहीं, आई एम जैगवर का फैन और जीप का फैन, जीप रैंगलर, ये 2 का अपन तोड़ फैन है, ओके, और जैगवर BMW, मतलब बड़ी वाली कार खरीदनी है ना, तो टाटा वाली खरीदने के इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई ये पैसा तो इंडियन का कॉन्सेप्ट है ना यार, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लंदन में वगैरह है, पर टाटा का कॉन्टेक्स्ट है अपने लिए, ओके इवन अपन आगे भी जाएंगे तो आई विल बी फोकसिंग ऑन टाटा, मतलब ईवी का पॉइंट, ओके तो ईवी के कंटेक्स्ट में भी जाएंगे तो टाटा के ही ऑप्शंस देख लेंगे भाई, बट नेवरदलेस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये है। तो कार 24/7 में कैसे बेचा जाता है, मैं कार रखूंगा, एग्जांपल मैं बोलूंगा ये मेरी कार है, वो मेरी कार की फोटो डालेंगे, उधर बिड आएगा, और जो हाईएस्ट बिडर होगा वो मेरी कार लेके जाएगा। दिस इज व्हाट ई ऑक्शन कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से ई ऑक्शन का लॉजिक समझा मालिक, ई ऑक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। उसके अलावा है पोर्टल, मेरे को नहीं लगता पोर्टल समझने की जरूरत है, यूट्यूब के पोर्टल्स, अनदर पोर्टल्स है जहां पर आप अपना कंटेंट बेच सकते हो, पोर्टल का कॉन्सेप्ट है। बायर एग्रीगेटर, ये तो भाई यही इसने बर्बाद कर दिया है, जोमेटो स्विगी, बायर एग्रीगेटर, जहां पर है ना, ओके अगर मैं एक होटल में जाता, वो मेरे को डिस्काउंट नहीं देता था, लेकिन जोमेटो ने क्या किया, ओके मेरे जैसे 50 बायर लेके आए, और वो होटल वाले को बोला देख मैं 50 लोगों को लेके आ रहा हूं, तू डिस्काउंट दे, ओके बायर एग्रीगेटर, ये बायर एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट है, ओके। इसके अलावा वर्चुअल कम्युनिटीज, ओके जहां पर एक ऐसे कम्युनिटीज बनाई जाती है जहां पर है ना, ओके लोग अपने कंसर्न शेयर करते हैं, अपना कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, दैट इज नथिंग बट ए वर्चुअल कम्युनिटीज। फेसबुक पे कम्युनिटीज बनती है, ओके इंस्टाग्राम पे कम्युनिटीज बनती है, बहुत सारी कम्युनिटीज अलग अलग बनती है। ई मार्केटिंग, मेरे को नहीं लगता ये बोलने की जरूरत है, ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में ई मार्केटिंग ही कॉन्सेप्ट चलता है साला। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी और एक बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है ई मार्केटिंग कंटेक्स्ट में, जिसकी वजह से ना अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, ओके ये पॉइंट है। आप जो भी सर्च मारोगे तो आपको वही मार्केटिंग दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ई मार्केटिंग। ई प्रोक्योरमेंट इज बेसिकली अपन कुछ भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करें वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोक्योर करते हैं, और ई डिस्ट्रीब्यूशन अपन कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करें जो कस्टमर को जाता है, ओके जो ऑर्डर्स उनको करने हैं, दैट इज नथिंग बट ई डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो ऑर्डर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज दिमाग में डाल दीजिए, बहुत बार एक कॉमन सवाल आता है, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसा होता है क्या भाई, मतलब एक कोई अमेजॉन लेते हैं क्या, अमेजॉन मल्टीपल में फिट हो सकता है, आंसर इज यस, क्यों नहीं हो सकता है, ओके याद रखना, ओके अमेजॉन कैन फिट इनटू मल्टीपल, ओके इवन मैं बता रहा हूं यूट्यूब कैन आल्सो फिट इनटू मल्टीपल, ऐसा कॉन्सेप्ट मत रखिए कि एक में ही फिट होता है, आप समझे, यानी ऐसा है कि वेरियस ई मार्केट्स है, ई मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ई मार्केट्स में बैठ सकती है, भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर मालिक, ओके तो ये ई मार्केट है, हो सकता है एमसीक्यू आए, हो सकता है थियरी आए, ओके कोई भी 6 पॉइंट याद रखिए, 5 आंसर है। ई शॉप्स होते हैं, ई मॉल्स होते हैं, ई ऑक्शंस होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, बायर एग्रीगेटर होते हैं, 5 तो ऐसे ही याद रहते हैं। उसके बाद वर्चुअल कम्युनिटीज होती है, उसके साथ ई मार्केटिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई डिस्ट्रीब्यूशन, ओके अगर आपने ई वर्ड याद रखा तो 5 पॉइंट वैसे ही याद आ जाता है। पहला पॉइंट है ई शॉप, ई मॉल, ई मार्केटिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 तो वैसे ई में ही खत्म हो गया ना, तो जो सवाल है वेरियस ई मार्केट्स, ई में ही तेरे 5 पॉइंट खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा बायर एग्रीगेटर तेरे को याद रह गया, उसके अलावा भाई ओके ई ऑक्शंस अपन भूल गए, ई ऑक्शन भी तो आ गया उसके अंदर, बायर एग्रीगेटर हो गया, पोर्टल्स हो गया, ओके याद आराम से रह जाता है। इसके अलावा ये हो गया ई मार्केट्स। अब मैं बोलूं ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल बताइए, तो बिजनेस मॉडल कौन से है, ओके तो ये मेरे ख्याल से आप सबको मानूंगा, B2C होता है, B2B होता है, C2C होता है, C2B होता है, C2G होता है, G2C होता है और B2G होता है।
सर B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर अमेजन और हमारे साथ जो करता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, रॉ मटेरियल सप्लायर गिविंग टू अमेजॉन रॉ मटेरियल सप्लायर से ले रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ओके, जहां पर अपन लोग खुद बोलते थे बेच दे, ओके, OLX पे बेच दे, तू बेचेगा और कस्टमर दूसरा बंदा है, तो वो मॉडल क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस ऐसा भी होता है, बेसिकली कंज्यूमर टू बिजनेस। मेरे को बताओ यूट्यूब पे मैं अपने लेक्चर क्यों डालता हूं, इट इज बेसिकली कंज्यूमर टू बिजनेस ओनली ना, क्योंकि जो स्टूडेंट है जिसको लेक्चर पसंद आया, ओके बॉस वो पॉइंट है, या किसी फैकल्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मेरे लेक्चर पसंद आए, वो लेक्चर मुझे रिक्रूट करेंगे और उसके बाद मेरे को अपॉइंट करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस का एग्जांपल इज बेसिकली कोई रॉ मटेरियल सप्लायर है, एग्जांपल मैं बिजनेस टू बिजनेस की बात कर सकते हैं, तो अमेजन को कोई रॉ मटेरियल सप्लायर है जो डील कर रहे हैं, या हम लोग को कोई रॉ मटेरियल सप्लायर है जो मैंने डील कर रहा है। एक एग्जांपल ले लीजिए, ओके, एग्जांपल क्या लेते हैं, ओके, अपन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। अब मेरे को कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के लिए चिप्स हमें मंगाना है, तो हम चिप्स अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चिप्स जो चाहिए, ओके, वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हम दोनों में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस का एग्जांपल ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कॉन्सेप्ट अगर देखोगे, ई प्रोक्योरमेंट इज नथिंग बट बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, B2B वाला मॉडल, जो ई प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, तो आप जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो ई से, इलेक्ट्रॉनिक से, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। ओके, कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कंज्यूमर को बोला जाता है, कंज्यूमर दिया जाता है और फिर बिजनेस मॉडल को दिया जाता है। इवन आप इसमें ना कार 24/7 भी डाल सकते हो कंज्यूमर टू बिजनेस में। सर OLX पे बेच दे, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, लेकिन कार 24 में, ओके, ई ऑक्शन करते हैं, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। ये कार किसको बिक्री है, जो सेकंड हैंड कार बेचते हैं उनके पास बिक्री है। तो ये जब ऑक्शन करते हैं, जो सेकंड हैंड कार वाले ना, उनको एक साथ में लेके आए कार 24 वाले, और उनके इस बीच में ये ऑक्शन करवाते हैं, बिड करवाते हैं, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस अगेन। ओके, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ओके, मेरे ख्याल से ये भी आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट के सारे ट्रांजेक्शन, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट वाले ट्रांजेक्शन सब कवर करते हैं। ओके, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, जिसकी वजह से फीडबैक, पब्लिक अथॉरिटी के लिए फीडबैक पूछा जाता है, या जो भी पूछा जाता है उस कंटेक्स्ट में आया रहता है। ओके, कंज्यूमर उसकी वजह से फीडबैक दे सकते हैं। एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट, ओके, B2B का ही और एक मॉडल है जिसमें खाली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। दैट्स इट, दिस इज योर सिनारियो। ओके सर, वापस बोल रहा हूं, ये दोनों थियरी क्वेश्चन आया तो बोनस रहेगा, लेकिन जहां तक मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है आपको MCQ आए और MCQ में आपको बताया जाए कि भाई ये मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, या ये मॉडल कौन सा वाला है, या मार्केट कौन सा है, तो आपको उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस आप टेक्निकली थोड़ा सा साउंड रहे। ओके सर, B मतलब बिजनेस, आप ये ध्यान रखिए, C मतलब कंज्यूमर, G मतलब गवर्नमेंट। आपको क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है उस कंटेक्स्ट के हिसाब से याद रखिए कि भाई किसको पहले लेने का, किसको बाद में लेने का, अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्लोज हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कोई हेडेक नहीं होगा मालिक। ओके, जब ये कहानी लग जाती है, दैट इज ई बिजनेस वाला मार्केट, इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। अगेन टू बी वेरी प्रिसाइज, आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर का अगर एकदम टेक्निकली बात करें तो इसमें आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है मालिक, तो आर्किटेक्चर की कहानी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आर्किटेक्चर में दो तरह के आर्किटेक्चर है, एक है 2 टियर आर्किटेक्चर एंड एक है 3 टियर आर्किटेक्चर। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टेक्निकली समझाता हूँ, इसको हमेशा समझाते वक्त मैं ऐसे समझाता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड आर्किटेक्चर कैसे होता है। सारी आत्मा इधर दे देना। ओके, एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। व्हाट इज ए क्लाइंट? क्लाइंट मतलब जो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर कौन है? जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। ओके, इनिशियली क्लाइंट सर्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इनिशियली कोई क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक ही कंप्यूटर होता था। ओके, एक ही कंप्यूटर होता था जो क्लाइंट और सर्वर दोनों के काम करता था। फिर हमको नॉलेज, हमको समझदारी आई और हम क्या किए, हमने क्लाइंट को अलग किया, सर्वर को अलग किया। लेकिन पॉइंट याद रखना, जो सर्वर को दिया काम हमने वो है ना खाली स्टोरेज का काम दिया, क्लाइंट प्रोसेसिंग करता था। यानी सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पास होता था। ओके, इसकी वजह से क्या हो गया, ओके, क्लाइंट काम करता था और स्टोर के लिए सर्वर को देता था, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं करता था। लेकिन हम धीरे धीरे मैच्योर पड़े, सारा काम क्लाइंट के पास होता है तो क्लाइंट पे बहुत लोड आ रहा था, इसलिए क्लाइंट को हमने कुछ नहीं दिया, सर्वर पे सारा काम कर दिया। यानी आज अगर आपने कोई फोटो फेसबुक पे डाला तो प्रोसेसिंग कौन करेगा, अपलोड कौन करेगा, सारा कौन करेगा? क्लाइंट का डब्बा नहीं करता। क्लाइंट का डब्बा अपलोड करने के बाद वो किधर काम करता है, वो शेयर किधर करता है, वो फेसबुक का सर्वर पे शेयर करता है। यानी आज के डेट में सर्वर पे ही प्रोसेसिंग होने लग गया है और सर्वर पे ही स्टोरेज होने लग गया है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो सर फिर क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट खाली यूआई करता है, यूआई का फुल फॉर्म यूजर इंटरफेस। ओके, ये कॉन्सेप्ट और ये आज के डेट में आर्किटेक्चर अपन यूज करते हैं। सर आर्किटेक्चर का तरीका मतलब कैसे तरीका इंटर करने का तरीका है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 3 एग्जांपल समझाया। 3 एग्जांपल, पहला एग्जांपल कौन सा था? पहला एग्जांपल जो आपने समझा है दैट इज कॉल्ड टायर 1। टायर 1 मतलब टायर 1 आर्किटेक्चर मतलब एक ही टायर, एक ही कंप्यूटर होता था, ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं होती थी। और ये अपने पॉइंट में सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये नेटवर्क ही नहीं है ना। ओके, नेटवर्क के लिए आपको 2 कंप्यूटर होने जरूरी है, तब जाके नेटवर्क होगा, इसीलिए पहला वाला कॉन्सेप्ट अपने इसमें नहीं है। टायर 1 आर्किटेक्चर कभी भी नेटवर्क में हो ही नहीं सकता।
टायर टू आर्किटेक्चर क्या है? टायर टू आर्किटेक्चर है जहां पर दो डब्बे हैं, लेकिन ओके क्लाइंट के पास एप्लीकेशन है और सर्वर के पास डीबीएमएस है। अगर आपको याद हो रहा हो कि एप्लीकेशन एंड डीबीएमएस चैप्टर 3 से लिंक करना पड़ेगा। उसके अलावा ओके अगर आप तीसरा टायर देखोगे, टायर 3 देखोगे, तो क्लाइंट एंड सर्वर है। क्लाइंट के पास क्या है? क्लाइंट के पास क्या है? खाली यूजर इंटरफेस। क्लाइंट खाली इंटरैक्ट कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास खाली फॉर्मेट है इंटरेक्शन करने के लिए, और वो सर्वर पे रिलाई कर रहा है। सर्वर पे काय के लिए रिलाई कर रहा है? सर्वर पे रिलाई कर रहा है दो चीज के लिए। ओके उधर भी एप्लीकेशन भी उधर ही रहेगा, डीबीएमएस भी उधर रहेगा। दैट्स इट। ओके इसलिए इसको टायर 3 बोला गया है। इसमें टायर 2 है, 2 टायर है, 2 टायर, 2 टायर है। तो 2 टायर की बात करें तो इसमें 2 टायर क्या है? एक है एप्लीकेशन टायर और डीबीएमएस टायर, डेटाबेस टायर। समझ में आया? और इधर 3 टायर है। सर 3 टायर कैसे हुआ? 3 टायर कैसे हुआ? यहां पर 3 है, एक है यूजर इंटरफेस हो गया, एक हो गया एप्लीकेशन और एक हो गया डेटाबेस। पर मैं आपको बता दूं ओके ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। ओके यहां पर अगर 2 टायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर ये सेकंड टायर, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में ये 2 टायर होता था। आज हम लोग 2 टायर पे है ही नहीं, आज हम लोग 3 टायर और एन टायर पे। एन टायर मतलब मल्टीपल टायर पे है। ओके इस तरह से 3 टायर है, इसी तरह से। और यार सर 1 टायर क्यों नहीं आया? सर 1 टायर इसमें आंसर क्यों नहीं आया? अपने सिलेबस में 1 टायर आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 टायर इज नेवर ए नेटवर्क। नेटवर्क ही नहीं है तो 1 टायर क्यों आएगा? 1 टायर मतलब क्या? एक ही कंप्यूटर का डब्बा, जहां पर वही कंप्यूटर ही खुद सर्वर है, कंप्यूटर ही खुद क्लाइंट है। ऐसा कॉन्सेप्ट कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए 1 टायर का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। भारत माता की जय, जेपा मलिक। इसीलिए यहां पर कितने टायर है? 2 टायर। नेटवर्क सिस्टम के कितने टायर है? नेटवर्क के कितने टायर है? 2 टायर है। 2 टायर एंड 3 टायर। अब 2 टायर और 3 टायर क्यों बोलते हैं समझ में आया? टायर 2 एंड टायर 3। तो टायर 2 एंड टायर 3 क्या हुआ? स्क्रीन पे देखिए। टायर 2 या आपके नोट्स में देखिए, टायर 2 में क्या सीन है? टायर 2 में पहला टायर है प्रेजेंटेशन टायर, जिसको बोलते हैं क्लाइंट टायर, और दूसरा टायर है डेटाबेस टायर, यानी जिसको एप्लीकेशन बोलते थे उसको प्रेजेंटेशन ही नाम दिया है और वहां पर डेटाबेस टायर दिया है। और टायर 3 में प्रेजेंटेशन टायर मतलब ऑल टुगेदर यूजर इंटरफेस, दूसरा पॉइंट एप्लीकेशन टायर एंड तीसरा पॉइंट डेटाबेस टायर। यानी जो टायर 2 है उसमें 2 टायर कैसे हुए? क्लाइंट का डब्बा एंड सर्वर का डब्बा। क्लाइंट कौन सा का क्या काम करता था? एप्लीकेशन यानी प्रेजेंटेशन, ओके यूआई का कॉन्सेप्ट, एंड सर्वर खाली स्टोर करता था। दैट्स इट 2 टायर। ओके और 3 टायर में भी दो कंप्यूटर, दो ही है, कंप्यूटर दो ही है, लेकिन क्लाइंट कंप्यूटर प्रेजेंटेशन करता है यानी यूजर इंटरफेस करता था, और सर्वर पे 2 पार्ट रोल डिवाइड कर दिए, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। आत्मा क्लियर है? तो सर क्या टायर 2 में एप्लीकेशन नहीं होता था? क्या टायर 2 में एप्लीकेशन नहीं होता था? क्या होता था? पर एप्लीकेशन किसके पास होता था? एप्लीकेशन ओके इधर ही होता था, इधर ही एप्लीकेशन होता था, इसके पास ही एप्लीकेशन होता था, प्रेजेंटेशन टीयर के पास ही एप्लीकेशन होता था, सर्वर के पास नहीं होता था। सर्वर के पास खाली डेटा टीयर होता था। तो अगर सवाल आता है हाउ मेनी आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम आर देयर, हाउ मेनी आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम आर देयर, देयर आर टू आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, 2 टायर एंड 3 टायर। 2 टायर में 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 टायर में 3 पॉइंट लिखने हैं। 2 टायर और 3 टायर क्यों बोला गया समझ में? 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। ओके टायर 1 क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट था। ओके बट वो इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेटवर्क है ही नहीं, वो एक ही डब्बा होता था। देयरफॉर दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। मेरे ख्याल से मालिक एवरी क्लियर? आज के डेट में अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आज के डेट में कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं अपन? 2 टायर या 3 टायर? अपन आज के डेट में जो आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं वो कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? ओके 2 टायर 3 टायर, 3 टायर यूज कर रहे हैं। इवन आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे तो कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया जा रहा है? 3 टायर। तो आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स, एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स जो भी आपको चाहिए 3 टायर ही है, जिसके अंदर एक लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा लेयर होता है डेटाबेस लेयर और तीसरा लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर। दैट्स इट। ओके तो आप अगर आपको सवाल आया, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको सवाल आया नेटवर्क का आर्किटेक्चर बताइए, ओके नेटवर्क के आर्किटेक्चर बताइए, नेटवर्क के आर्किटेक्चर बताइए, कितने पॉइंट लिखोगे? 2 पॉइंट लिखोगे। पहले पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट लिखोगे और दूसरे पॉइंट के अंदर पहले पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट लिखोगे और दूसरे पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट लिखोगे। ये समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूं आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स बताइए या एम कॉमर्स बताइए, आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स बताइए या एम कॉमर्स बताइए, आप सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखोगे। ओके 3 पॉइंट कौन सा लिखोगे? मतलब आप 3 टायर आर्किटेक्चर का आंसर लिखोगे। ये समझा मालिक एवरीबॉडी? क्योंकि वन देयर इज डन, पक्का ये समझा? तो याद रखना ये पॉइंट ध्यान रख लेना। आत्मा क्लियर है? उसके बाद आता है अपने लिए गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। ओके मैं होपफुली आपको समझ में आ गया मैं क्या आर्किटेक्चर के लिए बोला था। गड़बड़ मत करना, बस आप कोई चीज़ का गड़बड़ मत करना। गड़बड़ मत करना मतलब मैं वापस बता रहा हूँ, प्रॉब्लम एक ही हो सकती है कि वी मे एंड अप राइटिंग ए रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन क्रैक करने में दिक्कत हो गई, दैट्स इट। ओके बाकी आंसर सब याद रह जाएंगे, आंसर सब याद आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन नहीं ध्यान आएगा। तो क्वेश्चन का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। तो भाई टायर 2 आर्किटेक्चर एंड टायर 3 आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ये कब लिखना, और आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स एम कॉमर्स कब लिखना है। तो उसमें खाली 3 ही पॉइंट लिखना, ऊपर में 2 पॉइंट लिख के उसके अंदर 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके इसके बाद आता है गाइडलाइंस फॉर गवर्निंग ई कॉमर्स। ओके अभी आगे आते हैं थोड़े से लॉस के ऊपर, और जैसे ही लॉस खत्म हो जाता है उसके बाद अपना लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल पेमेंट। ओके ट्रेंड्स एंड डिजिटल पेमेंट, जिसमें अपना 4A ई कॉमर्स की कहानी खत्म हो जाती है, और मेरे ख्याल से ई कॉमर्स का कंट्रोल अच्छे से आ चुका है। ओके और 15 मिनट है, 15 मिनट में ई कॉमर्स की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ओके यानी चैप्टर 4A एक हिस्सा
जिसके आने की संभावना हो सकती है बहुत अच्छे से, वो ऑल टुगेदर क्लोज हो गया। तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से आई डू थिंक ओके ये पॉइंट कवर हो जाता है। उसके बाद टेक्निक और टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट भी कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके सबसे पहले बात करते हैं गाइडलाइंस क्या है ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स के लिए गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले ये लोग बोलते हैं गाइडलाइंस के लिए हम लोग बोलेंगे कि भाई आप जब भी ई कॉमर्स, एग्जाम्पल कल तू काम चालू करना चाहता है, सर कौन सा वाला? ई कॉमर्स वाला। तो तेरे लिए गाइडलाइंस क्या होगी? लॉस के रिलेटेड। तो गाइडलाइंस क्या होगी तेरे लिए? गाइडलाइंस होगी 6 गाइडलाइंस। सबसे पहले तुझे बिलिंग का ध्यान रखना चाहिए, बिलिंग में क्या क्या होना चाहिए, बिलिंग में क्या क्या दिखना चाहिए, बिलिंग में क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, ये तेरे को ध्यान रखना होगा। सेकंड, प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी ये क्लियरली डिस्प्ले होनी चाहिए, गारंटी क्या है वारंटी क्या है ये बराबर बतानी चाहिए। तीसरा पॉइंट, शिपिंग, ये क्लियरली डिस्क्लोज होना चाहिए, शिपिंग का क्या सिनारियो रहेगा, डिलीवरी कैसे करेगा ये भी बताना चाहिए। याद रखना शिपिंग और डिलीवरी में फर्क क्या होता है। शिपिंग हम शिपिंग कैसे करेंगे, और डिलीवरी ओके ट्रैकिंग ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, ये सब कुछ बताना होगा। एंड रिटर्न की पॉलिसीज क्या है ये बतानी होगी, और पेमेंट क्या बताना होगा। ओके पेमेंट आप कैसे लेते हो, क्या लेते हो, पेमेंट कैसे होगा, रिटर्न होगा कि नहीं होगा, ये सब बताना होगा। मैं वापस बोल रहा हूं ये 6 पॉइंट क्या क्वेश्चन है, ये है गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। यानी कल अगर ई कॉमर्स बिजनेस चालू करते हैं तो मुझे क्या गाइडलाइंस ध्यान रखनी चाहिए। ओके ई कॉमर्स बिजनेस चालू करता है सबसे पहले मैंने बिलिंग का ध्यान रखना चाहिए। यानी बिलिंग में सर ध्यान रखना चाहिए मतलब क्या, मेरे बिल कैसा दिखना चाहिए, बिल में क्या प्रिंट होना चाहिए, जीएसटी नंबर प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब तो बिलिंग में ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट, गारंटी वारंटी ये बराबर प्रिंट होनी चाहिए, मेरे वेबसाइट पे दिखनी चाहिए बराबर, प्रोडक्ट की गारंटी क्या है वारंटी क्या है। नहीं हुआ नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, लॉ के अंदर मैं फंस जाऊंगा मालिक। तीसरा सिनारियो, शिपिंग के लिए बराबर क्लियरली बताना चाहिए। चौथा पॉइंट, डिलीवरी के लिए बराबर बताना चाहिए, डिलीवरी कैसी हुई है, ट्रैकिंग ऑफ डिलीवरी क्या सीन है ये बताना चाहिए। पांचों पॉइंट, रिटर्न क्या कर रहे हो, कब रिटर्न पॉसिबल है, कितने दिन में रिटर्न पॉसिबल है, ये सब लिखो, आप लिखो वेबसाइट पे लिखो। एंड छठा पॉइंट, ओके आप पेमेंट कैसे लेते हो, पेमेंट का क्या ऑप्शन है, पेमेंट रिटर्न कैसे कैसे होगा, एग्जाम्पल रिटर्न हुआ तो पेमेंट रिटर्न होगा कि नहीं होगा, क्या उसकी जगह दूसरे गुड्स खरीदने पड़ेंगे, ये लिखो। ओके ये पॉइंट आपको परमिशन कॉम्बिनेशन लिखना होगा। भारत माता की जय मालिक के। ओके ये है गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। उसके अलावा कौन से कमर्शियल लॉ जो गवर्न करते हैं ई कॉमर्स के लिए, याद रखना एमसीक्यू के ऑप्शन में आ सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है। ओके वो आपको परमिशन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सर कौन से है। ओके इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, फॉरेन ट्रेड एक्ट है, डेवलपमेंट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कस्टम एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है। एक याद रखना कंपटीशन एक्ट 2002 याद रखना। एक एमसीक्यू मैंने देखा था जिसमें लिखा कंपटीशन एक्ट 2020। ओके 2020 का मत लिखना, 2002 का लिखना भाई। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सारे एक्ट कमर्शियल लॉज एप्लीकेबल है। वैसे भी ओके ज़्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार रीड मारने का छोड़ देने का, बस ये मोटा मोटी एमसीक्यू के लिए ध्यान रख लीजिए। इसके बाद आते हैं आईटी एक्ट। ओके छोटा सा आईटी एक्ट का पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पर चैप्टर 4 में। मैं आपको बता दूं आईटी एक्ट का मेजर पोर्शन चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ओके ये चैप्टर 1 में, यस ईयर ऑफ एक्ट के, ईयर ऑफ एक्ट का ही बोल रहा हूँ, ईयर ऑफ एक्ट आ जाता है एग्जामिनेशन में, ईयर ऑफ एक्ट आ गया ओके अपना ये पॉइंट रहेगा। तो ईयर ऑफ एक्ट में खाली कॉम्पिटिशन एक्ट का एक पॉइंट ध्यान रखना, बाकी तो ठीक है। बाकी मोटा मोटी तो अभी कितना आप याद रख सकते हो उसके ऊपर, याद कितना रख सकते हो उसके ऊपर देखिए। टेक्निकली जो चीज़ें आपके सिलेबस में है वो तो अपने वो याद रहती है, जो सिलेबस में नहीं है उतना सा आपको एडिशनल याद रखना होगा, जिसमें से मैंने बताया कॉम्पिटिशन एक्ट को ध्यान रख लीजिए। फेमा वाला है फेमा वाला भी पॉइंट है। ओके अब आईटी एक्ट अगर देखोगे तो आईटी एक्ट 2000 है, अमेंडेड इन 2008, ऐसा सिनेरियो है। ये चैप्टर 1 में आपके मेजर पोर्शन है। चैप्टर 1 में देखोगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 43 आपने पढ़ा होगा, 43A पढ़ा होगा, ओके 65 पढ़ा होगा, 66 पढ़ा होगा, 66 के बी सी डी ई एफ पढ़ा होगा, 67 पढ़ा होगा, 67 का ए बी ये पढ़ा होगा। आईटी एक्ट के ये सारे सेक्शन इधर कवर्ड है। ओके आईटी एक्ट का मेजर रोल वहां पर कवर्ड है। तो चैप्टर 4 में आईटी एक्ट का जो रिलेवेंट टू ई कॉमर्स है या थोड़े से चीजें है ना उसको डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले चैप्टर 4 में ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट लिखा हुआ है, यानी क्या मकसद है आईटी एक्ट का आने का, और कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया आईटी एक्ट, और उसके कौन से प्रोविजंस है जो आपने समझने चाहिए। और वापस ये खाली समझदारी वाले हैं। चैप्टर 1 में आईटी एक्ट का डिटेल आंसर है, तो ये जस्ट ओवरव्यू है, स्ट्रक्चर है, कैसे क्या बोलता है देख लेते हैं। तो आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, मकसद क्या है, ये आईटी एक्ट आया क्यों। अभी सिंपल सा एग्जांपल है। ओके मेरे को बताओ, अगर मैंने बोला है कि कोई डॉक्यूमेंट मुझे फिजिकल कॉपी में रखना है, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये एक डॉक्यूमेंट है, ये मुझे फिजिकल कॉपी में रखना है। ओके क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखूंगा तो क्या वो माना जाएगा मैंने कॉपी मेंटेन की हुई है, सवाल ये आता है। और यही आईटी एक्ट अपने को रिकग्निशन देता है कि जो आपको फिजिकल कॉपी में रखना था अगर आपने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में रखा तो उसको ओके रखा माना जाएगा। एग्जाम्पल इनकम टैक्स बुक ने, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला हुआ है 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। अब ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट फिजिकल में मेंटेन होगी, अब अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन किया क्या वो मेंटेन्ड माना जाएगा, आंसर इज यस। इनकम टैक्स एक्ट तो एक रिकग्निशन देता ही है, लेकिन आईटी एक्ट उसको रिकग्निशन देता है, तब जाके इनकम टैक्स एक्ट उसको रिकग्निशन देगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कोर्ट ऑफ लॉ में व्हाट्सएप मैसेजेस कभी नहीं होंगे। एग्जांपल तुमने कोई अपने बैंकर को व्हाट्सएप मैसेज किया कि तू ऐसा ऐसा मत करना और बैंकर ने वो कर दिया, तू कोर्ट ऑफ लॉ में जा नहीं सकता।
रीजन सिंपल है, आईटी एक्ट कोर्ट व्हाट्सएप को स्टेटस नहीं देता, फिर पर ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड चीज है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड, अगर व्हाट्सएप रजिस्टर्ड वे है कम्युनिकेशन का तो ठीक है, रजिस्टर्ड वे नहीं है, ओके, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसके थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाके कोड ऑफ लॉ उसको मानेगा। कौन बोलता है ये? आईटी एक्ट बोलता है मालिक। और आईडीएफ क्या बोलता है तो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू ग्रांट लीगल रिकग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। टू गिव लीगल रिकग्निशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर, आप जो सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर करोगे वो माना जाएगा सिग्नेचर है कि नहीं है। ये मकसद है आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट का मकसद समझ रहे हैं। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट, अब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओगे तो फिजिकल कॉपी देने की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग किया, क्या वो माना जाएगा? आंसर इज यस, आईटी एक्ट बोलता है। उसका मकसद ही है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, मकसद है। टू गिव लीगल सैंक्शन टू फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली, आपने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया, क्या वो कैश दिया माना जाएगा? आंसर इज यस। कौन बोल रहा? आईटी एक्ट बोल रहा। उसका मकसद ही है, इसीलिए तो आईटी एक्ट आया है। ओके, टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैंकर के साथ रखने हैं उसके लिए। टू अमेंड अदर एक्ट, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि वो एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। आईटी एक्ट का मेन मकसद है कि आईटी एक्ट अगर चेंज करता है तो दूसरे एक्ट में भी चेंजेस होने चाहिए। ओके, टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ई कॉमर्स एंड सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रिब्यूनल को लाना, ट्रिब्यूनल के साथ में ओके साइबर सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल को लाना, ओके साइबर सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल, ओके उनको लाना, ये सब काम किसका है? ओके, यहां पर भी ट्रिब्यूनल है, कंपनी एक्ट का ट्रिब्यूनल अलग है, आईटी एक्ट का ट्रिब्यूनल अलग है। तो सर ये आईटी एक्ट का जो ट्रिब्यूनल है वो कौन लेके आया? आईटी एक्ट लेके आया ना मालिक। ओके, टू मैनेज साइबर क्राइम्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बाय एनफोर्सिंग लॉ को एनफोर्स करने के लिए, एंड टू एक्ट गवर्न ऑल इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया। ओके, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज है, इंटरनेट एक्टिविटीज है, उसको गवर्न करने के लिए आईटी एक्ट रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मे 18 या मे 19 ये दोनों में से एक टाइम पे गया हुआ था। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये आना बोनस था। ओके, मकसद बताइए आईटी एक्ट का। ओके, 6 पॉइंट लिखने के लिए आए थे, बट एकदम ईजी आंसर है। तो वर्स्ट केस बोल रहा हूं, कुछ भी याद नहीं है ना, हर चीज को लीगल रिकग्निशन देने का है, ये याद रख। लीगल रिकग्निशन किसको देने का है? डॉक्यूमेंट्स को देने का है। लीगल रिकग्निशन ट्रांजैक्शन को देने का है। लीगल रिकग्निशन सिग्नेचर को देने का है। डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन, सिग्नेचर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देने का है। दूसरे एक्ट को अमेंड करने का है। लीगल रिकग्निशन किसको देने का है? इंफ्रास्ट्रक्चर को देने का है। लीगल रिकग्निशन अपने को किसको देने का है? ओके, उसके साथ में जो भी एलिमेंट्स कवर होंगे उसको देने का है। प्रोटेक्ट करने का है सिस्टम को सिक्योरिटी से, ओके साइबर अटैक से एंड अदर थिंग्स। बस खत्म, काम खत्म, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा सेक्शन एमसीक्यू के में आ सकते हैं। तो आगे का एक 5 मिनट का काम 5 मिनट का काम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देना, सेक्शन के नंबर के साथ ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू ये सेक्शन थियरी आ ही नहीं सकती। जो मैं आगे नंबर बता रहा हूं सेक्शन नंबर, ये थियरी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी थियरी इतनी है। आप मेन बुक में भी जाओगे थियरी ऑलमोस्ट इतनी है, ये कोई उड़ाई हुई मतलब बहुत ज्यादा है नहीं। चैप्टर 1 में मैंने बोला आपको सेक्शन डायरेक्टली थियरी में आ सकता है, इधर थियरी में आना बहुत मुश्किल है। तो ये सेक्शन है ना एमसीक्यू के कंटेक्स्ट से आ सकता है, बस ध्यान रखिए क्या है। सबसे पहला सेक्शन 4 क्या करता है? लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देता है। सर इसका मतलब ओके, अगर मुझे कहीं पर फिजिकल रिकॉर्ड्स रखने हैं, अगर मैंने उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे हैं, क्या वो लीगल माना जाएगा? यस। कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन 4। समझ में आ रहा है? सेक्शन 4 देता है। सेक्शन 3 ओके, कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। ओके, फिजिकल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक माने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक में रखे तो लीगल रिकॉर्ड्स मेंटेन माने जाएंगे, लेकिन वो लीगल रिकॉर्ड्स अमित तातेड़ के ही, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अमित तातेड़ की है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो अमित तातेड़ उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा। ओके, सेक्शन 3 उसको वैलिडिटी देगा कि अगर अमित तातेड़ ने डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया तो ये माना जाएगा वो रिकॉर्ड्स अमित तातेड़ के हैं। समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 3 अपने को लीगलिटी देता है। तो सेक्शन 4 ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन है उसको लीगलिटी देता है। सेक्शन 3 उसके साथ अगर डिजिटल सिग्नेचर लग गया तो वो रिकॉर्ड उसके ही है, ये माना जाएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा एक्ट थ्रोज ओपन डोर्स फॉर एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ओके, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बिजनेस में आ जाता है। ये डिजिटल सिग्नेचर अपने को कौन देता है? टीसीएस देता है। तो टीसीएस के पास एक और एक बिजनेस मॉडल आ गया ना, जिससे वो बिजनेस कर पा रहा है। डिजिटल सिग्नेचर अलॉट करने के लिए कहीं ना कहीं वो बिजनेस ही कर रहा है। दैट्स एक्जेक्टली वी आर फोकसिंग ऑन। द एक्ट नॉट नाउ अलाउज गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑन वेब। ओके, यानी अभी गवर्नमेंट को पहले हर जगह जाके हर घर में जाके बोलने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को बताओ आईसीआई कुछ भी अपडेट करता है तो आपको क्या करता है? एक एक ईमेल भेजता है क्या? नहीं, वेबसाइट पे अपडेट करता है। आपका काम है वेबसाइट पे जाके देखने का, दैट इज नथिंग बट ओके, लीगलिटी दी है उसको, वो लीगलिटी आईटी एक्ट में दी हुई है भाई। ओके, उसके अलावा सेक्शन 6 क्या बोलता है? फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए कब माना जाएगा? सेक्शन 6। सेक्शन 14 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब माना जाएगा? और सेक्शन 15 ओके, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर कब माना जाएगा?
ओके अब याद रखना, यानी कितने सेक्शन पढ़े आपने? 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 6 पढ़ा, 14 पढ़ा, 15 पढ़ा। 3 ओके डिजिटल सिग्नेचर अगर लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को तो ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। 4 डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सही है कि नहीं है। सेक्शन 6 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ओके यानी अगर आपने इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया वेबसाइट पे, हम मानेंगे कि भाई नोटिफाइड है। सेक्शन 14 आपके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो सिक्योर कब माने जाएंगे। सेक्शन 15 आपके डिजिटल सिग्नेचर है वो सिक्योर कब मानी जाएगी, सिक्योर कब मानी जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड। और अब अगर आपको ये चाहिए कि सर ये सेक्शन क्या काम करते हैं, तो मैं आपको जस्ट एक ओफू बताता हूं। ओके आपको 43A मालूम होना चाहिए इसके लिए। 43A आपने चैप्टर 1 में पढ़ना चाहिए। अगर किसी का सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन मेरे पास है और वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, जिसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ओके सपोज एक सर्वर में मैंने आपका डेटा रखा है। सर कौन सा डेटा? आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स। मैं लैब हूं, लैबोरेटरी। आपका ब्लड टेस्ट किया था। ब्लड टेस्ट किसका किया था? ओके कोविड का, मलेरिया का, डेंगू का, फिंगू का, क्या मालूम किसका, जिसका भी ब्लड टेस्ट किया मैंने, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैंने रख दी है। ये प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये ध्यान रखना। ये प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये ध्यान रखना। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इसमें रखी हुई है। अब इस रिपोर्ट को हैकर ने हैक कर लिया और हैकर ने इसको पब्लिक बना दिया, जिसकी वजह से आपका गुडविल इंपैक्ट हो गया। सर क्यों इंपैक्ट हुआ? कुछ कारण होगा, वॉट एवर इट में भी। ओके अब यहां पर आप हो, ओके यू एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, ओके आप इधर हो और आप अमित तातेड़ पे केस करना चाहते हो, क्योंकि ये अमित तातेड़ के नेग्लिजेंस से ये सर्वर का इंफॉर्मेशन हैकर के पास गया और उसने पब्लिकली किया। आपके पास ये भी सवाल होगा, सर क्या मैं हैकर पे केस कर सकता हूं? आंसर इज यस। सेक्शन 43 अवेलेबल है, लेकिन हैकर को ढूंढना भी तो चैलेंज है। लेकिन आपको डायरेक्टली कौन बकरा मिल रहा है? डायरेक्टली बकरा कौन मिल रहा है? अमित तातेड़, क्योंकि अमित तातेड़ के पास तो ये इंफॉर्मेशन थी ना। इसीलिए 43A में अमित तातेड़ लायबल रहेगा आपको, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन ये बाहर कॉम्प्रोमाइज हो गई है 43A में। लेकिन अमित तातेड़ कब लायबल रहेगा? अगर अमित तातेड़ ने इस सर्वर पे सिक्योरिटी डालने में कुछ कमी रखी होगी। कुछ समझ में आ रहा है? अगर अमित तातेड़ इस सर्वर को सिक्योर नहीं रख पाता है तब अमित तातेड़ लायबल है। अगर अमित तातेड़ ने सिक्योरिटी रखी है उसके बाद भी हैक हुआ है, देखो कभी चोरी होगी ही नहीं, ऐसा कभी है ही नहीं मालिक। चोरी होने के चांसेस कम करने हैं। तो अगर अमित तातेड़ ने सिक्योरिटी डाल रखी है इस सर्वर के अंदर तो अमित तातेड़ लायबल नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर अमित तातेड़ ने सिक्योरिटी डाल रखी है तो अमित तातेड़ लायबल नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ओके पर ये सिक्योरिटी प्रूव कैसे करेगा अमित तातेड़ की सिक्योरिटी थी? अब ये तो सब्जेक्टिव पॉइंट है। सेक्शन 15, सेक्शन 14 ये दो से मैं प्रूव करना पड़ेगा। यानी अगर सेक्शन 14 मैं प्रूव करता हूं कि मेरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर रख रहा था, वो सिक्योर है, यानी सेक्शन 14 का कंप्लायंस कर रहा है, तो मेरे को 43A लगेगा ही नहीं मालिक। 43A के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैंने सेक्शन 14 प्रूव कर दिया, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 प्रूव कर दिया मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई ये सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के हिसाब से मेरा सिस्टम सिक्योर था, भले उसके बाद हैक हुआ है, फिर 43A तुम कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका मैंने क्या बड़बड़ किया है। मैंने 43A समझा नहीं, पर फिर भी कॉन्सेप्चुअली मैंने समझा दिया कैसे टेक्निकली जा रहा है, तो आपको ये सेक्शन कैसे काम आ रहे हैं, सेक्शन का कैसे यूज हो रहा है और MCQ कैसे आ सकता है। होपफुली यू अंडरस्टूड मालिक। ओके तो आई डू थिंक सबको समझ में आ चुका है और अपन आगे बढ़ सकते हैं मालिक। भारत माता की जय, तोड़ मालिक। ओके इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ये तो आपको मालूम ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको देखने का, दैट्स इट, खत्म करो। उसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट है ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। व्हाट इज द ट्रेंड्स? काचा बादाम मेरा काचा बादाम, काचा बादाम मेरा काचा बादाम। ओके ओके बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओके ई कॉमर्स में ट्रेंड्स क्या है? तो ट्रेंड्स क्या है? एकदम इजी है। सबसे पहला पॉइंट कंटेंट, आपको समझ चुका मैं क्या बड़बड़ किया, अभी जो मैंने समझा था वो कंटेंट था। कंटेंट ट्रेड है। सोशल कॉमर्स, सोसाइटी, बॉस जो रिक्वायरमेंट, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, डोंट यू थिंक ई कॉमर्स ट्रेंड के साथ जाना चाहिए? आंसर इज यस, ई कॉमर्स ट्रेंड के साथ आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले कंटेंट देखिए। आज के डेट में डोंट यू थिंक मार्केटर क्या करता है? हर जन ये कंटेंट के साथ ही जाता है। डोंट यू थिंक कुछ एकदम ट्रेंड बन गया तो हर जन, अब मैं भी तो कभी कभी वैसे ट्रेंड के साथ कुछ ट्रेंड बना देता हूँ, कुछ वीडियो बना देता हूँ, दैट इज नथिंग बट ट्रेंड। सोशल कॉमर्स, आज के डेट में सोशल कॉमर्स से अलग रहोगे तो आप गायब हो जाओगे, मार्केट से गायब हो जाओगे। सोशल कॉमर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके साथ कनेक्ट, यूट्यूब, इसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। मोबाइल कॉमर्स, आपको ये देना होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते आपको वेबसाइट पे आके ट्रांजैक्शन करना होगा। अगर आप ऐसा बोलोगे तो भाई मोबाइल ऐप जो यूज कर रहे हैं वो मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो कभी वेबसाइट पे आएंगे नहीं। वो लोग के लिए कंफर्ट जोन क्या है? ऐप पे जाना कंफर्ट जोन है ना, तो कभी मोबाइल कॉमर्स यूज करेंगे ही नहीं। समझ में आया? तो आपको मोबाइल कॉमर्स के साथ जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। आज के डेट में डोंट यू थिंक बैंक के ऐप एंड अदर थिंग्स अगर आप देखोगे बहुत सारा, ओके आप यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड डालना बहुत कंबरसम काम हो गया आज के डेट में यार। फटाफट अभी मैंने एप्पल खोला, स्क्रीन पे देखा, खुल गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। ओके ये होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के डेट में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। अगर कुछ क्वेरी आई, अगर हर जन की क्वेरी को सपोर्ट फोन पे करते रहेंगे, ओके आपके जो एम्प्लॉई हेल्प डेस्क है मर जाएंगे। इसके लिए बॉट्स होते हैं, बॉट्स काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। एंड और एक कॉन्सेप्ट है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये तो मैंने आपको अभी बताया।
अगर प्रेडिक्टिव एनालिसिस नहीं है आपके पास, माँ कसम आपकी ठुक जाएगी। प्रेडिक्टिव एनालिसिस मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी कस्टमर क्या परचेस करने वाला है, आप बैग में क्या डालने वाले हो। अरे इंस्टाग्राम पे तो ये ऐड आती है यूजुअली, आप ऐसा नोट करना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इंस्टाग्राम खोलना, ओके, ऐसे ट्राई करना, 8 बजे रात को रोज इंस्टाग्राम खोलो, रोज एक 10 दिन तक 8 बजे खोलो इंस्टाग्राम, ठीक है, 10 दिन तक 8 बजे एग्जैक्टली टाइम एग्जैक्टली मैनेज करो। 11वें दिन आप उसको खोलो मत, 8 बजे के 5, 8 से 5 हुआ ना, ओके, इंस्टाग्राम एक पॉपअप आएगा, ओके, नाउ इट इज अ टाइम टू ओपन इंस्टाग्राम ऐप। ओके, ये आप देख लेना, दिस इज नथिंग बट प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अरे ये करने लग गए मालिक, एंड दैट इज वेयर द थिंग्स आर गोइंग हेड। ओके, बट ये है कि अपनी लाइफ की प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ओके, ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी गूगल को पता है। गूगल को तुम्हारी एक एक हिस्ट्री पता है यार। आज के डेट में कोई हिस्ट्री ऐसे उससे छुपी नहीं हुई है। ओके, एक कोलार का ऐड, ओके, एक ये पॉइंट था। मैं घर पे जब मैं पूना के घर का फिक्सिंग कर रहा था, पूना के घर मतलब मैं जब ये फर्निशिंग कर रहा था, मैं फर्नीचर लगा रहा था, बाथरूम वाथरूम बना रहा था, तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि भाई यार इधर जैगुआर का वो जो रहता है ना कमोड, ओके, वो जैगुआर का ना लगा के कोलार का लगाते। कोलार इज अगेन बहुत तोड़। ओके, मैंने खाली ऐसा डिस्कस किया किसके साथ, ओके, जो आर्किटेक्ट है उनके साथ डिस्कस किया। ओके, आप इमेजिन नहीं करोगे, उसके बाद मेरे को कोलार की ऐड आने लग गए बे। ओके, अरे ये देखो, ये कमोड सही है, ये कमोड सही है। अबे साला क्या मतलब, माँ कसम साला एक डिस्कशन किया, ओके, ऐड आ जाती है। आप साला आप एक पॉइंट बोलो, डोंट यू थिंक आप यू विल डिस्कस वन पॉइंट कि मेरे को पानीपुरी खानी है, आपको बता रहा हूँ 50 पानीपुरी की ऐड आ जाएगी मालिक, एंड दिस इज अ बिग 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 डील। तो मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। दिस ब्रिंग टू द लास्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट अगेन एलडीआर, बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डिजिटल पेमेंट्स, आज के डेट में मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट को बहुत आसान बना दिया है। डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, देयर आर 2 मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मेथड है डिजिटल पेमेंट करने के। एक है न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, ओके, एंड वन मोर इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। ओके, न्यू मेथड में यूपीआई ऐप्स आ गए आपके पास में, आईएमपीएस सर्विसेज है, आपको मालूम है, मोबाइल ऐप्स यूज कर रहे हो, मोबाइल वॉलेट्स यूज कर रहे हो, पेटीएम एंड अदर थिंग्स जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। ओके, ये अभी तक आया नहीं है लेकिन जल्द आ सकता है, जहां पर AEPS करके एक आपको ऐप मिल जाएगा जिसके अंदर आधार के बेसिस में आपका सारा पेमेंट आधार के थ्रू हो जाएगा। सर्टन पॉइंट्स के चालू हुए हैं, सर्टन पॉइंट का कुछ कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, बाकी अदर देन दैट अभी तक फुल फ्लेज्ड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लॉजिकली है भाई। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ बैंक्स एंड अदर थिंग्स दे दी है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा मोबाइल के थ्रू आप *99# करके आप मोबाइल नंबर डालोगे, पुराना मोबाइल, ट्रेडिशनल मोबाइल, ऐप की जरूरत नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा में ओके ट्रांजैक्शन हो सकता है। मोबाइल बैंकिंग, यू आर ऑलरेडी अवेयर। क्रिप्टो करेंसी, मां कसम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट ए ब्लॉकचेन का हिस्सा। ब्लॉकचेन अपन देखेंगे ही, थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से बिटकॉइन से अदर थिंग्स है, आज के डेट में पब्लिक बहुत ट्रेड कर रही है। ओके, क्रिप्टो करेंसी के कंटेक्स्ट में ई रूपी इज अगेन ए बेस्ट पार्ट। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर अबाउट ई रूपी। ओके, एलडीआर की लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे मालिक। ओके, आपको उधर जाके देखना होगा। ओके, मैं इधर सोनाली मैडम के साथ भी शेयर कर दूंगा WRC में, तो वो लिस्ट आपके साथ शेयर कर देगी। ओके, मतलब आपके जो ग्रुप में है वहाँ पर शेयर कर देगी, सोनाली मैडम वो शेयर कर देगी। मैं लिस्ट शेयर करवा दूंगा, आज शाम को मैं करवा देता हूँ मालिक। ओके, मैं आपको ये बता रहा था ई रूपी, आई डोंट नो मेरे फेयर अवेयर अबाउट ई रूपी, लेकिन ई रूपी एक ऐसा जो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला था, जहाँ पर इफ़ यू फोकस ऑन ई रूपी का कॉन्सेप्ट, ओके, अपन आज के डेट में गवर्नमेंट सब्सिडी देता था। अब गवर्नमेंट जब सब्सिडी देता है, एग्जांपल मैं फार्मर हूँ, ओके, मैं फार्मर हूँ, मेरे को सब्सिडी मिलती थी। अब सब्सिडी का जो पैसा मिलता था ना, ओके, वो मिलता था सीड्स खरीदने के लिए, लेकिन साला मैं उससे कुछ AC खरीद के लेके आया, ऐसा भी तो हो सकता था। तो ई रूपी ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया है जहां पर सब्सिडी ई रूपी में डाल दिया जाता है, ई रूपी ऐप में डाल दिया जाता है। यानी अगर एग्जांपल मुझे सब्सिडी मिली, ई रूपी ऐप में चला जाएगा। अब जब मैं उसको स्कैन करूंगा और मुझे AC खरीदना है, वो स्कैन होगा ही नहीं, वो पैसा कटेगा ही नहीं, क्योंकि वो पैसा खाली कुछ स्टोर्स में ही कटेगा, और वो भी सामने क्या परचेस किया हुआ है, फूड ग्रेन, सीड्स वगैरह, इसी के लिए ही कटेगा। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ई रूपी। ई रूपी इज यूज बेसिकली फॉर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट जो देना चाहता है, तो ताकि पैसा उसी के पास यूज हो सके। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ई रूपी। मेरे ख्याल से ई रूपी का कॉन्सेप्ट समझा मालिक। तो ई रूपी आप और मैं, एक जनरल पब्लिक जनरल चीज के लिए यूज नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रही है, वो पैसा उसी पर्पज के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ई रूपी। ओके, क्रिप्टो करेंसी का सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, अपनी इंडिया एकदम खतरनाक है। इंडिया में क्या सीन हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी वी आर थिंकिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट, ओके, बट एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी शुड बी व्यूड एज ए ओके मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। लेकिन अपन क्या सोच रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में इसका भाई अरे क्रिप्टो करेंसी का बहुत आड़ा तेरा कॉन्सेप्ट है, ओके, बिटकॉइन। ओके, अपन बिटकॉइन शुड रिप्लेस द करेंसी,
बट नेवरदलेस मेरे को नहीं लगता है कि अपने को कोई रिप्लेस करने की जरूरत है। ओके थोड़े टाइम बाद रुपीज ही सब जगह चल जाएगा, तो बस रुपए कमाइए और तोड़ उड़ाइए, बस यही कहानी अपनी जिंदगी में चलनी है मालिक। ओके बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से ई रूपी का कॉन्सेप्ट समझा, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से है, डिजिटल करेंसी है और ब्लॉकचेन में वो थोड़ा सा समझ जाएगा, इसका लास्ट आंसर जो रहेगा। ओके तो ये है आपके लिए न्यू मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में कार्ड्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके स्मार्ट कार्ड्स ये आ जाते हैं। ओके बस बेसिक जेनरिक है। एंड इंटरनेट बैंकिंग इज अगेन एन ऑप्शन, बट ठीक है ये क्वेश्चन आए नहीं आए व्हाटएवर है, बोनस आंसर है। तो न्यू मेथड्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स आपको ये ध्यान रखना है। न्यू मेथड्स में आपको, और न्यू मेथड्स में जब मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए एग्जांपल ये बता रहा हूँ, न्यू मेथड में जब मैं यूपीआई ऐप्स बोलता हूँ, ओके यूपीआई ऐप्स की बात करता हूँ, जैसे यूपीआई ऐप्स आ गया, उसके अलावा इट में हैव ए मोबाइल वॉलेट। ऐसा हो सकता है कि यूपीआई ऐप एंड मोबाइल वॉलेट इज ऑलमोस्ट एक ही ऐप, वो दोनों के काम कर रहे हैं, हो सकता है। तो न्यू मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट है ना, ऐसा हो सकता है कि दो तीन चीजें वो एक 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 ऐप, आपका जो एक ऐप है वो दो तीन चीजों में काम करता है, डजंट मैटर। ओके जैसा मैंने ई मार्केट्स का मैंने बताया था, वैसे ही कॉन्सेप्ट इधर भी है। तो आप बोलोगे सर ये एक एग्जांपल है, भीम का ऐप है, भीम भारत इंटरफेस मनी उसका ऐप है, तो उसका कॉन्सेप्ट होगा। ओके उसके कॉन्सेप्ट में यूपीआई ऐप में भी आएगा, भीम ऐप में भी आएगा, डजंट मैटर। ओके वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट में वर्क रहेगा। सर इसके फायदे हैं क्या? बहुत तोड़ फायदे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओके इजी एंड कन्वीनियंट है। ओके यू कैन सेंड पे मनी फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस मिलते हैं। ओके ये कोविड के टाइम पे तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा था। इसके रिटर्न रिकॉर्ड रहता है। यूजुअली कैश में खर्चा किया तो अपने को याद ही नहीं रहता किधर खर्च किया हुआ है, इसके रिटर्न रिकॉर्ड रहता है। लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूँ कुछ काम का नहीं है। अभी गूगल पे से अपन फटाफट एक एक दो दो रुपये, पाँच पाँच रुपये, 10 10 रुपये खर्च करते हैं। साला 2 महीने के बाद सुमित पूछता है, मतलब मेरा भाई टैक्स ऑडिट के टाइम पे वो डिस्कशन आता है ना, तो इसके लिए सुमित बोलता है कि भाई यार देख ले भाई क्या है, किसके लिए खर्च किया, मेरे को याद नहीं आता साला किसके लिए खर्च किया है। रिटर्न रिकॉर्ड है लेकिन खर्च किसके लिए हुआ है भगवान जाने। बट नेवरदलेस ओके लेस रिस्क है, यस मालिक। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू बिजनेस, एक बिजनेस है जो बोलता है मैं खाली कैश लूंगा और एक बिजनेस बोलता है मैं यूपीआई भी लूंगा। तो मेरे को बताओ कहां पर बिजनेस ज्यादा चलेगा? जहां पर यूपीआई है। एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, रीजन सिंपल है क्योंकि आप पेपरलेस एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके तो ये कॉन्सेप्ट है, जो 7 पॉइंट आपको दिए हुए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसी तरह से। पहला पॉइंट डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन। ओके जो नॉन टेक्निकल पर्सन उसके लिए चैलेंजिंग है। द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, ये तो कॉमन है। ओवर स्पेंडिंग, ये मैं आज स्टार्ट के लिए बता रहा था। डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, आपको भी पता है भाई ये ट्रांजेक्शन डिस्प्यूटेड रहता है। डिस्प्यूटेड मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट है? डिस्प्यूट्स बेसिक डिस्प्यूट्स यार, ब्लंडर डिस्प्यूट होते हैं। ओके कितनी बार ऐसा होता है ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है और मेरे को मतलब मेरा पैसा कट गया है, उसके बाद आपको मालूम है ना कितना फॉलो करना पड़ता है। आपके साथ भी कितनी बार हुआ रहेगा, मैं मतलब ऐसा मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे, सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ रहेगा जिसमें डिस्प्यूट्स हुए रहेंगे। ओके साला उसके बाद मतलब पैसा कट गया, लेकिन उसके बाद अपने को ऐसा ऊपर नीचे होता है ना मालिक, अरे यार अपना पैसा कट गया है, सामने वाले का क्या है, क्या सीन है। ये पॉइंट है डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, कितना भी रहा तो भाई ट्रांजेक्शन चार्जेस चालू हो जाएंगे, यूपीआई के ऊपर भी चालू होंगे। बहुत जन ऐसा नया ऐड लगा रहते हैं भाई और पता करो यूपीआई सब पे, अरे वो सब पे नहीं है, मर्चेंट पे लगने ही वाला है, पर वो किसी ट्रांजेक्शन चार्जेस के लिए, सेटलमेंट चार्जेस के लिए लगने वाला है। एंड द इंटरनेट एक्सेस इज रिक्वायर्ड। नेवरदलेस दिस इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 4A। यहाँ पर 4A की कहानी खत्म हो जाती है मालिक। ओके 4A का पार्ट अपना सिलेबस का काम खत्म हो जाता है। 4A जो अपने ई कॉमर्स के लिए पढ़ा था, ई कॉमर्स एम कॉमर्स की कहानी। ओके अगर किस्मत सही रही तो 2 से 3 सवाल, 2 सवाल इधर से ही निकल जाएंगे जो अपने अभी 1.5 घंटे में पढ़े हैं। 1.5 घंटे के अंदर जो कवर किया है उसमें से ही 2 सवाल निकलने पॉसिबिलिटी है। तो बस किस्मत देखो। और ये इसमें फायदा क्या है, इसमें आंसर बहुत इजी है। नेवरदलेस ओके दूसरा पोर्शन ऑफ चैप्टर 4 ओके जो है 4B, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो एक 5-7 मिनट का टाइम आउट लेते हैं। ओके उसके बाद अपन चालू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 4B, जिसमें अपन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे मालिक। सर ये रिवीजन यूट्यूब पे रहेगा क्या? यस मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा मालिक।